पसंद करती थी। भले वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, उनका रिश्ता खराब नहीं था। हालांकि मेरे पिछले जीवन में जब मुझे मदद की जरूरत था और मैंने उसे पूछा तो वो मेरी मदद नहीं करना चाहता था। तो फिर टीचर एन को कहता है कि आप वापस आए हैं इसलिए मैं एक पार्टी रखा हूँ, उसमें आपको रात के डिनर के लिए इन्वाइट करता हूँ। ये सुनकर टीचर एन कह देगी देखो मुझे इसका कोई जरूरत नहीं है, और टीचर फैन हम दोनों एक साथ पढ़ाते हैं और कॉल मी टीचर एन। हर कोई मुझे मेरे नाम से पुकारता है। उसके बाद टीचर एन वहाँ से गुस्सा होकर चले जाने लगती है और टीचर फैन पीछे से पुकारता है वो ड्यूनशिन रुको। तो उसके बाद टीचर एन और मू फैन एक साथ स्कूल के अंदर जाने लगता है और ये देखकर टीचर फैन सोचने लगता है कि उसे जल्दी ही पछताना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और मूनम को रूम के अंदर दिखाया जाता है। तो उसके बाद एपिसोड के शुरुआत में जिस लड़की को मूनम के साथ दिखाया गया था वो लड़की फिर से मूनम को कह देगी कि मूनम क्या तुम ठीक हो, तुम अभी भी लिंग यॉन्टन के बारे में सोच रही हो। तो मूनम जवाब देता है कि मेरे साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। और वो लड़की मूनम को देखकर फिर से सोचने लगती है कि ये लड़का बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और फिर सोचने लगती है कि नहीं मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे अच्छा यूनिवर्स जाने की जरूरत है, मैं इन चीजों के बारे में और नहीं सोचूंगी। और मैं तो भूल ही गया मुझे एक अनाउंस करना था। और फिर कहते कि सब लोग ध्यान से सुनो, मुझे कुछ बताना है तुम लोगों को। हमारा स्कूल होल ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित करेगा। और ये अनाउंस सुनकर सभी स्टूडेंट लोग चिल्लाने लगता है। और वो लड़की कहती है कि सब लोग शांत हो जाओ, हम लोग रेडी है, लेकिन हमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डेकोरेशन की जरूरत है और हमें मदद की जरूरत है। और कुछ लोगों को उस ओल्ड बिल्डिंग में जाने के लिए कहा और टास्क कंप्लीट करने के लिए भी कहा। ओल्ड बिल्डिंग का बात सुनकर सब स्टूडेंट लोग डर जाता है और कहता है कि वो ओल्ड बिल्डिंग वहाँ पर भूतों से भरा हुआ है, मैं उससे अच्छा टॉयलेट साफ कर लूंगा, ऐसा कोई नहीं है जो इस भयंकर जगह पर जाए। और एक स्टूडेंट कहते हैं कि भूतों का बिल्डिंग, और एक स्टूडेंट कहते हैं कि उस जगह को बहुत पहले छोड़ा गया था, वहाँ पर स्कूल की कुछ पुराना चीजें रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब मिडिल नाइट में वहाँ से चीखने की आवाज आती है। तो फिर वो लड़की उदास होकर कहती है कि तो मेरे साथ कौन जाना चाहेगी, अपना हाथ ऊपर करिए। और ये सुनकर सब लोग साइलेंट होकर रहते हैं, लेकिन बीच में मोनन हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुम वहाँ पर जाकर डरती हो तो तुम बच नहीं सकोगे और कुछ लोगों के साथ। वो लड़की मूनम और कुछ लड़का उस पुराने बिल्डिंग पर आता है। वो लड़की कहती है कि अजीब, हम लोग इस बार कुछ भी नहीं सुना। तो मूनम कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं फील कर पा रही हूँ। तो फिर वो लड़की मूनम से पूछते है कि मूनम क्या तुम्हें डर नहीं लगती, तुम अभी भी भूतों की तलाश कर रहे हैं, अगर हम उन्हें देखते हैं तो बस अपना पैर अपने हाथ पे लो और यहाँ से भाग जाओ। तो ये सुनकर मूनम कहती है कि हेवन और अर्थ ठीक है, लेकिन राक्षस और भूतों को मुझसे डरना चाहिए। तो मूनम वहाँ पर कुछ मधुमक्खियों को देखता है। मूनम उस लड़की से पूछता है कि यहाँ पर इतना सारा मधुमक्खियाँ क्यों है। तो वो लड़की कहती है कि वो लंबे समय से यहाँ पर है, इन दुर्लभ मधुमक्खियों को बचाने के लिए लोगों को इस इमारत को छोड़ना होगा। तो इधर मूनम सोचता है कि ये कोई साधारण मधुमक्खियाँ नहीं है, बल्कि मुर्दा मधुमक्खियाँ है। कुछ लोग इस बिल्डिंग में आए और दुर्भाग्य से बेहोश हो गए या लगभग मधुमक्खियों के टांगे लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। तो फिर मूनन कहता है कि मैं अभी इस डेंजरस प्लेस पे आ चुका हूँ, अभी मुझे इससे निपटने दो। तो वो लड़की मूनन को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मूनन तुम क्या कर रहे हो, पापा मत जाओ, मधुमक्खियाँ तुम्हें डांग मारेगा। लेकिन मूनन उस लड़की की बात नहीं सुनता और मधुमक्खियों की छत के पास आ जाता है और मधुमक्खियाँ उसे पूरी शरीर को चपट लेता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है मूनन मुझे अभी किसी को कॉल करना चाहिए। और तभी मूनन कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छा हूँ, तुम यहाँ से जल्दी जाओ। और वो लड़की कहती है कि मूनन तुम अभी भी जिंदा हो। और तभी मूनन के शरीर से एक एनर्जी निकलता है और सारे मधुमक्खियाँ मर जाता है। ये देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है। वो लड़की मूनन से पूछते है कि मूनन क्या अब सच में ठीक है, ये कैसे हो सकता है। तो मूनन के हाथ में मधुमक्खियों की रानी होती है और मूनन इसे देखकर कहते है कि ये क्वीन है। अचानक से वो लड़की आके मूनन की गाल पे हाथ रखकर कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम क्यों इंजर्ड नहीं हुए। मूनन कहते है कि मैं एक स्पेशल इंजेक्शन मेरे बॉडी पे इंजेक्ट किया है। ये सुनने के बाद मधुमक्खियाँ मर जाता है। उसके बाद मूनन क्वीन मधुमक्खी को अपने जेब के अंदर घुसाता है। तभी वहाँ पर दो लोग दौड़ के आता है और कहते है कि क्या हुआ यहाँ पर। और एक आदमी कहता है कि किसे चोट लगा है। तो मूनन कहती है कि इट्स ओके, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, ये मधुमक्खियाँ मेरे वजह से मारा गया। तो वो आदमी मूनन को कहता है कि मूनन ये बहुत ही खतरनाक है, इसे दोबारा मत करना, अभी चलो वापस। तो मूनन कहते हैं कि हम और ऐसा वापस नहीं करेंगे सर, हम लोग क्लासरूम में वापस जा रहे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और मूनम को क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर मूनम सोचने लगता है कि एक मधुमक्खियों की आवाज लोगों को मोटिवेट कर सकता है और मैं इसका इस्तेमाल 6 टाओ बुक को ढूंढने में करूंगा। और तभी क्लासरूम में टीचर एन आ जाती है और सभी स्टूडेंट देखकर कहते हैं कि टीचर एन। तो टीचर एन क्लासरूम में आके अपना बाल ठीक करती है और नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है कि फाइनली टीचर एन आप आ गए हैं, आज का दिन मेरा बहुत ही बेहतर जाएगा। टीचर एन को देखिए वो बहुत ही प्रीटी लग रही है, लेकिन किसी ने कहा कि उसकी फेस पर कुछ हुआ है। और एक स्टूडेंट कहते हैं कि ये रूमर है, उसके चेहरे को देखो यार। टीचर एन कहती है कि हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पर्सनल मैटर के लिए उस दिन स्कूल नहीं आ पाई, क्या तुम लोग आलसी हो गए हो। और एक स्टूडेंट कहते हैं कि टीचर अब कई दिनों से यह नहीं है, आपके बिना हमारा बहुत ही खराब टाइम बीता। एक स्टूडेंट कहता है कि यस टीचर ये सही है। तो फिर और एक स्टूडेंट टीचर से पूछता है कि टीचर मैंने सुना है कि आप हॉस्पिटलाइज्ड थे, क्या हुआ आपको। तो टीचर कहती है कि तुम बच्चे लोग बहुत ही शरारती हो, तुम लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रही हो। हाँ मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, तो अभी इसके बारे में मत सोचो और अपना किताब खोलो। तो तभी मूनन को पीछे से और एक लड़का कहता है कि मूनन मैंने सुना है कि तुम चुपके से हॉस्पिटल के
अंदर घुसे हो और टीचर एन के पीछा कर रहे हैं। क्या टीचर के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता चल रहा है? तो मूनन कहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। तो तभी टीचर एन कहती है कि मैंने एक डॉर्मेटरी फाइल खोली है, कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आ सकते हैं। मूनन स्कूल खत्म होने के बाद मेरे रूम में आना, याद रखना। मूनन कहता है कि क्या? टीचर एन कहती है कि मुझे हराना जारी रखने के लिए। ये अनाउंस सुनकर सभी स्टूडेंट खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या? तो मूनन कहते हैं कि आज रात में अवेलेबल नहीं हूँ, अगले सैटरडे में भी। और बाकी सब स्टूडेंट कहने लगते हैं कि टीचर मैं जाऊंगा, टीचर मैं जाऊंगा। लेकिन टीचर को इन लोगों से कोई मतलब नहीं था। तो टीचर कहती है कि ओके फिर मैं वेट कर लूंगी। और ये सुनकर बाकी सारे स्टूडेंट शांत हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मूनम स्कूल के बाहर आता है और तभी मूनम के सामने एक कार आकर रोकता है और उस गाड़ी से सिंगचोंग उतारता है। और सिंगचोंग मूनम को कहता है कि मूनम क्या तुम घर जा रहे हो? मैं रास्ते से जा रहा था तो तभी तुम्हें देखा तो मैं इधर आ गया। तो मूनन कहते हैं कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तो फिर सिंगचोंग कहते हैं कि आज रात मैं एक एंटरटेनमेंट क्लब खोला हूँ, अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो वहाँ पर आ सकते हैं। तो मूनन कहते हैं कि मैं अभी तक फ्री नहीं हुआ हूँ, मुझे जब मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊंगा और मेरे स्कूल मत आना, मैं परेशान नहीं होना चाहता हूँ। तो फिर सिंगचोंग कहता है कि कोई बात नहीं, ये हमारा एंटरटेनमेंट क्लब का प्लैटिनम कार्ड है, तुम्हारा जब मन चाहे तुम आ सकते हो। तो मूनन कहते हैं कि इट्स ओके, अभी मैं जा रहा हूँ। और मूनम वहाँ से जाने लगता है और सिंगचोंग कहते हैं कि गुड बाय मिस्टर मूनम। और उन लोगों को पीछे से क्विंचन और लिंग यर्टन देखती है। तो क्विंचन कहती है कि लिंग यर्टन वो देखो, क्या वो मूनन है? और लिंग यर्टन सिंगचोंग को देखकर कहती है कि ये कौन है डरावना लोग। और क्विंचन कहती है कि लगता है ये लोग बहुत ही परिचित है। और फिर लिंग यर्टन सोचती है कि वो जब रेस ट्रैक पर इतना सारा लोगों से मारपीट किया, क्या ये एक्ट था? अगर वो इन लोगों को जानते हैं बहुत समय से, क्या उन लोगों को हारने के लिए एक्टिंग करने बोला? तो लिंग यर्टन की बात सुनकर क्विंचन भी कहते है कि हाँ आपने सही कहा, मुझे लगता है कि वो अंडरग्राउंड ग्रुप के साथ ज्वाइन किया है। अगर ऐसा नहीं किया होता तो उस रात वो कैसे सेफली बाहर आ गया? तो फिर से लिंग यर्टन सोचती है कि मूनम आप एक गरीब है और स्कूल में भी आपको ग्रेड अच्छा नहीं आता है, आप अपनी परिवार के सामने कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? अरे नहीं, मेरे माँ उसके बारे में चिंतित थे, लेकिन ये पता चला कि ये इन लोगों के साथ ज्वाइन है। और उसके बाद लिंग यर्टन क्विंचन को कहती है कि तुम पहले जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। और ये सुनकर क्विंचन कहती है कि क्या तुम नहीं जा रही हो? अचानक तुम्हारे दिमाग में क्या हुआ? तुमको झांग जुने भी पसंद नहीं है, अब अचानक क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये बात सुनकर थोड़ा लिंग यर्टन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं झांग जुनपी को पसंद करती हूँ? मैंने कभी भी नहीं बोला, और इसके अलावा मैं नहीं जा सकता, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ और मैं घर जा रहा हूँ। और लिंग यर्टन वहाँ से भागने लगती है घर की तरफ। और क्विंचन कहती है कि हे लिन मेरे लिए रुको। उसके बाद सीन चेंज होता है और मूनन विला एरिया पर आता है और कहता है कि यन लाओ ने मुझे जो दिया वो शायद यहाँ पर है। तो उसके बाद मूनन एक घर के पास जाता है और जाकर सोचता है कि यन लाओ सच में अच्छा है, मैं जब एक मेडिसिन बनाऊंगा तब उसे भी एक दूंगा। और तभी मूनन को कोई कहती है कि सर। और उसके बाद एक लड़की दरवाजा खोलती है और कहती है कि क्या आप शायद मूनम है? तो मूनम कहते हैं कि हाँ मैं हूँ। तो फिर वो लड़की कहती है कि मैं आपके सर्वेंट हूँ सर, मेरा नाम है हान लैन, इफ यू डोंट माइंड आप मुझे लैन कह सकती है। तो मूनन कहती है कि मुझे कोई सर्वेंट की जरूरत नहीं है। तो फिर वो नौकरानी कहती है कि सर आप श्योर हैं? मैं यहाँ पर कई सालों से काम कर रही हूँ और मैं बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन हूँ, मैं यहाँ पर हर चीज का ध्यान रख सकता हूँ। तो मूनन कहते हैं कि देखो तुम्हारी काबिलियत पर मेरा कोई शक नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। तुम मियान जिया के पास वापस जाओ और उसको कह देना कि मुझे कोई नौकर की जरूरत नहीं है। तो फिर वो नौकरानी कहती है कि तो ठीक है, ये एक डेली सप्लाई है, मैं इसे मिस्टर यान को लौटा दूंगा। तो मूनन कहते हैं कि हाँ ठीक है ले जाओ। फिर वो नौकरानी कहती है कि ठीक है सर यंग मास्टर मैं वापस आऊंगी, अगर आपको किसी की चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। तो मूनम कहती है कि नो थैंक यू। उसके बाद मूनम दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि फाइनली वो गया। उसके बाद मूनन उसके जेब से उस क्वीन बी को निकालता है और उसके बाद मेडिटेशन पर बैठता है और सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये क्वीन सामान्य नहीं है, आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए कई दिन लग जाता है। और उसके बाद मूनम के शरीर से कुछ एनर्जी निकलने लगता है और तभी अचानक उसके मोबाइल पे कॉल आता है और कॉल में टीचर एन होती है। तो टीचर एन कहती है कि मूनम क्या तुम स्कूल नहीं गए? क्या तुम स्कूल से बाहर जाना चाहते हो? मूनम कहता है कि लेकिन टीचर मुझे मधुमक्खी ने काटा था, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। तो टीचर एन कहती है कि तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रही हो, आज रात थर्ड ग्रेड सेलिब्रेशन है, तुम्हें आना ही होगा। तो ये सुनकर मूनन कहते हैं कि थर्ड ग्रेड सेलिब्रेशन? तो टीचर कहती है कि प्रिंसिपल ने इसे पकड़ लिया, याद है? तो मूनन कहता है कि ठीक है मैं बाहर समय पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद अगले दिन मूनन उस सेलिब्रेशन पार्टी पर जाता है। तो टीचर एन मूनन को देखकर कहती है कि मूनन तुम फिर से लेट आए, याद है तुमने कल क्या कहा था? मैं ठीक टाइम पर पहुंच जाऊंगी। तो मूनन कहते हैं कि लेकिन अभी भी समय है ना? तो फिर टीचर कहती है कि क्या तुम आने से पहले समय नहीं देखते हो? ओके कम ऑन जल्दी आ जाओ, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे लिए वेट कर रहा है हॉल पर। उसके बाद मूनन और टीचर हॉल के अंदर जाता है। वहाँ पर एक लड़की पहले से बैठी हुई थी, तो वो मूनन को देखकर कहती है कि इधर आ जाओ मूनन। तो मूनन उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि थैंक्स। तो फिर वो लड़की मूनन को कहती है कि ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन डिफरेंट है, तुम खुद को देखो, आज जब तुम बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो। मैंने सुना है कि आज एक सरप्राइज है, आज यहाँ पर एक म्यूजिक स्टूडेंट आया है, मैंने सुना है कि वो चाइना में बहुत सारा कॉन्सर्ट किया है, हम लोग बहुत ही लकी है। और तभी एक आदमी अनाउंस करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन सेरेमनी अभी से शुरू हो रहा है। और उसके बाद सेरेमनी शुरू हो जाता है और वहाँ पर गाना चलने लगता है। और इधर मूनम कहती है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए और कल्टिवेट करना चाहिए। तभी उसके बाद एक लड़की अनाउंस करती है कि आप लोग बेसब्री से जिस प्रोग्राम के लिए इंतजार कर रही है वो अभी शुरू होने वाली है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए म्यूजिक स्टूडेंट यांग क्विन शी। और ये अनाउंस सुनकर सभी लोग खुश हो जाता है और कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं कि वो हमारे स्कूल का नंबर
1 फॉलोअर्स है, उसका ब्यूटी सच में बहुत ही अलग है। और फाइनली आज रात हम लोग उनका प्रोग्राम देख पाएंगे। वो अभी भी 16 साल से कम ही है, लेकिन उसका ग्रेड स्कूल में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। सच में वो स्वर्ग का देवी है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि वो इस सेलिब्रेशन पर आएगी। उसके बाद यान क्विंशी स्टेज पर आती है। देखकर मोनम भी खुश हो जाता है। क्विंशी कहती है कि मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा गाना गाने वाली हूँ जिसका नाम है मू संग संग। तो उसके बाद क्विंशी गाना गाने लगती है। तो उसकी म्यूजिक सुनकर एक लेडी कहती है कि वाओ, ये बहुत ही अच्छा गाना, ये म्यूजिक का टैलेंट है। उसके बगल में और एक आदमी बैठा था, तो वो कहता है कि ओ माय गॉड, मुझे एक म्यूजिक जीनियस मिला है। ये लड़की है कौन? मैं उसे विदेश ले जाऊंगा। तो जॉर्ज की बात सुनकर झांग कहता है कि जॉर्ज क्विंशी पर इंटरेस्टेड है। ऐसा लगता है कि यान क्विंशी सच में आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहा है। तो ये सुनकर क्विंशन कहती है कि हाँ, यान का फैमिली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो लिंग यॉन्डन कहती है कि अगर एक फेमस फॉरेनर टीचर उसको टाइटल दे दिया तो उसके लिए पॉपुलर होना इम्पॉसिबल नहीं है। ये लोग बातें करते करते यान क्विंशी की गाना खत्म हो जाती है। और क्विंशी जब गाना खत्म करके नीचे आती है तो जॉर्ज क्विंशी के सामने आकर कहता है कि मिस यान, मेरे नाम है जॉर्ज, मैं बहुत सारे म्यूजिशियन से मिला हूँ जो कि सच में विदेश में टैलेंटेड है। क्या आप मेरे साथ म्यूजिक के बारे में जानने के लिए विदेश जाना चाहेंगे? तो इसके जवाब में मिस यान कहती है कि नो थैंक्स, मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, मैं और कुछ नहीं सीखना चाहती हूँ। तो जॉर्ज कहते हैं कि क्या तुम्हारा टैलेंट वेस्ट करना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ वेस्टर्न म्यूजिक के स्टडी करना चाहिए। तो फिर मिस यान कहती है कि थैंक यू फॉर योर ऑफर, लेकिन मैं विदेश नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर जॉर्ज को उसका नाम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो जॉर्ज फिर से कहते हैं कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं बहुत समय बाद चाइना से वापस आया हूँ और मैं जिस टैलेंट को ढूंढ रहा हूँ वो तुम हो। और मूनम की तरफ इशारा करके कहता है कि ये सिर्फ इसके लिए है ना? तो मूनम मिस्टर जॉर्ज को कहते हैं कि अपना हाथ नीचे करो। और अब ये क्या कर रहे हैं? आप उसे क्यों मजबूर कर रहे हैं आपके साथ जाने के लिए? तो फिर ये सुनकर मिस्टर जॉर्ज कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ ऐसे बात करने की? क्या आप जानते हैं कि केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति ही म्यूजिक की दुनिया में मेरे साथ देने के लिए योग्य है? तो मूनम कहते हैं कि वो तो तुम मंच पर जाओगे। तो फिर मिस्टर जॉर्ज कहता है कि क्या यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो मैं उधार ले सकता हूँ? मिस यान कहती है कि मैं आपको इसे उधार दे सकती हूँ, लेकिन मेरे गिटार का कीमत है 1 मिलियन यन। क्या होगा अगर आप इसे तोड़ दिए? क्या आप इसे खरीद सकते हैं? फिर मिस यान मूनन को कहती है कि मूनन, मुझे नहीं पता कि वो संगीत जानता है या नहीं, अगर वो नहीं जानता तो क्या होगा? तो फिर लिंग यॉन्डन मूनम को कहती है कि मूनम, क्या तुम अपने आप को शर्मिंदा करना चाहते हो? उसके बाद मूनम एक पत्ते को तोड़ता है और कहता है कि मैं इस पत्ते को अपनी इंस्ट्रूमेंट के रूप में चुनता हूँ। तो ये देखकर कुछ लोग शॉक हो जाता है और कहता है कि ये पत्ते से अपना परफॉर्म दिखाएगा, क्या ये स्टूपिड है? और उसके बाद मूनन उस एंकर के कान में कुछ कहता है। तो फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि डांस सेशन शुरू करने से पहले हम लोग और एक टैलेंटेड पर्सन से आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ। मे आई प्रेजेंट टू यू स्टूडेंट मूनम। तो ये अनाउंस सुनकर टीचर एन कहती है कि मूनन स्टेज पर जाएगी और टीचर टेन भी कहती है कि क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। और ये अनाउंस सुनकर झांग और क्विंशन बहुत खुश हो जाती है और क्विंशन कहती है कि स्टेज पर आने की हिम्मत है उसका। और झांग कहता है कि मैं उनके लिए खुद को अपमानित करने के लिए इंतजार कर रहा था। और इधर लिंग यॉन्डन सोचने लगते है कि वो शर्मिंदा होने के बाद ही सबक सीखेगा। और इधर मिस्टर जॉर्ज भी कहते हैं कि मैं देखूंगा कि वो खुद को कैसे बेवकूफ बनाता है। तो फिर वो लड़की मूनम से पूछते है कि मूनम, तुम आज कौन सा परफॉर्मेंस दिखाने वाले हो? मूनम कहते है कि मैं इस पत्ते को एक गाना बनाने के लिए यूज करूंगा। तो वो लड़की कहती है कि अरे आपकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैसा है? तो फिर मूनम एक पत्ते को दिखाता है और कहता है कि मैं सिर्फ इस पत्ते को इस्तेमाल करूंगा, प्लीज मुझे एक माइक्रोफोन दीजिए। और ये देखकर झांग और क्विंशन हंसने लगता है और झांग कहता है कि वो पागल है। और इधर जॉर्ज भी हंसने लगता है और कहता है कि एक पत्ता वो किस तरह का प्रोग्राम दिखाने वाला है, क्या ये कॉमेडी शो है? उसके बाद मूनम उस पत्ते को अपने इंस्ट्रूमेंट बनाकर गाना गाने लगता है। उसके गाना सुनकर सभी लोग पागल हो जाता है। एक लड़की कहने लगती है कि ये लग रहा है जैसे कोई बांस से हवा निकल रही है, एक परी की आवाज है। और इधर मिस्टर जॉर्ज विश्वास ही नहीं कर पा रहा था और जो लड़की अनाउंस कर रही थी वो भी पागल हो जाती है और कहती है कि क्या अच्छा गाना है। और उसके हाथ से माइक्रोफोन गिर जाती है। सॉरी तुम कंटिन्यू करो। तभी मूनम भी रुक जाता है और कहता है कि ये मैटर नहीं करता, मेरा पत्ता टूट गया है। तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और एक दूसरा लाऊंगा। और मूनन कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। और मूनन जब गाना गाना बंद कर देता है तो कुछ स्टूडेंट कहने लगता है कि क्या वो फिनिश कर दिया? मूनन रोकना मत, प्लीज मूनन कंटिन्यू करो, ऐसे कैसे तुम बीच में छोड़ सकते हो, प्लीज कंटिन्यू करो। लेकिन मूनन उन लोगों की बात नहीं सुनता और स्टेज से नीचे आ जाता है। तो मूनन के सामने लिंग यॉन्डन आती है और लिंग यॉन्डन आकर कहती है कि मूनन, कब से तुम इस तरह से खेल सकते हो? तो ये देखकर टीचर एन कहती है कि इस लड़के के पास तो बहुत टैलेंट है। और इधर मिस एन कहता है कि मैं इसे और एक बार सुनना चाहता हूँ। तभी मिस्टर जॉर्ज सभी लोगों को मूनन के पास से हटाता है और कहते हैं कि मुझे ये गाना सीखना है। तभी आंटी टेन सबको कहते हैं कि सब लोग रास्ते से हट जाओ। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं उन्हें अपने गुरु के रूप में मानना चाहता हूँ। और उसे गिटार को तोड़ देता है और मूनन की पैर पकड़कर कहते हैं कि मूनन, मैं सच में एक गधा हूँ, मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा। तो मूनन कहते हैं कि म्यूजिक को टैलेंट की जरूरत है जो तुम्हारे पास नहीं। और ये सुनकर मिस्टर जॉर्ज उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है और तभी पार्टी भी शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग मूनन को आकर कहता है कि मूनन, आपने जो गाना गाया बहुत अच्छा था, क्या आप विदेश म्यूजिक सीखने के लिए जा रहे हैं? तो मूनन कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो मूनन सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारा लोग है, सो अनकंफर्टेबल। तो फिर मूनन टीचर एन को कहते कि टीचर एन, मैं ट्रेनिंग के बीच में था और वापस आ गया, तो
तो टीचर एन कहती है कि अगर तुम पार्टी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो बाय। तो फिर मूनन उसके बाद वहाँ से निकल जाता है और मूनन बाहर आकर कहता है कि मैं यहाँ पर मेरे कंफू को ट्रेन कर सकता हूँ। और तभी मूनन को कोई कहता है कि मूनन तुम क्यों जा रही हो, और मूनन सोचता है कि वहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग हैं, फिर वो बाहर क्यों आई। तो लिंग यंटन कहती है कि आपने कहा था कि आप बहुत समय से म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या आपने इसे जानबूझकर छुपाया। आपकी मंच पर जाने से पहले मुझे आपकी चिंता थी, अब उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में झूठ बोला है। मूनन आप वापस आ जाओ, ऐसा मत सोचो कि तुम जा सकते हो। और तभी लिंग यंटन को पीछे से कोई पुकारती है। अचानक से लिंग यंटन के सामने मूनन चले आ जाता है और कहता है कि इस बार क्या है, मैं आपको सब कुछ क्यों बताऊं, और हर बार जब मैं अच्छा कुछ करता हूँ तो मैं आपको क्यों बताऊं। अगर मेरे ऊपर तुम्हारा कोई कर्ज है तो उसे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है, और अभी से तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये कहकर मूनम वहां से जाने लगता है। उसके बाद लिंग यंटन सोचने लगती है कि मूनम कब से गैंगस्टर बनने लगा, वो मुझ पर चिल्लाया भी। ऐसा लगता है कि हम लोग अलग दुनिया में रहते हैं, अगर ये लोग आपको परेशान करने आते हैं तो मेरे पास रोते हुए मत आना। और तभी लिंग यंटन की और एक लड़की आकर कहती है कि लिंग यंटन मूनन कहाँ है, आपने कहा था कि मूनन आपकी सभी बात मानता है, क्या वो पार्टी में वापस आएगी। और ये सुनकर लिंग यंटन उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि म्यूजिक एक टैलेंट है, वो एक गरीब लड़का है, वो ठीक इस गाने को किसी दूसरे व्यक्ति से चुराया। उसके बाद मूनम जब घर जा रहा था तो उसको ऐसा फीलिंग आ रहा था कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। तो मूनन कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मैंने तो अभी किसी को कुछ भी नहीं किया, शायद ये क्वीन मधुमक्खी के लिए हो रहा है, उसने सारा वीकनेस मेरा देख लिया, लेकिन वो पर्सन जो मुझे फॉलो कर रहा है वो मेरा वीकनेस नहीं जानता है, शायद ये आदमी सिंपल नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मूनन घर के अंदर आ जाता है और मूनन कहता है कि मुझे अभी प्रैक्टिस करना होगा फास्ट। उसके बाद मूनन कल्टीवेट करने लगता है और तभी उसके घर की कोई घंटी बजाता है। तो मूनन कहता है कि इस तरह अभी रात को घंटी कौन बजा रहा है। और तभी मूनन गेट खोलकर कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो यन क्विंसी कहते हैं कि मैं यहाँ पर म्यूजिक सीखने के लिए आई। तो मूनन कहते हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा, और अगर तुम्हें सिखाऊंगा भी तब भी तुम नहीं कर पाओगे। तो क्विंसी कहती है कि मैं इसे क्यों नहीं सीख पाऊंगा, देखो मैं आपको इसके लिए कुछ पे करूंगा, देखो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ ये गाना चाहिए, देखो ये कार्ड पर 3 लाख है, मैं इस गाने को खरीदना चाहता हूँ, अगर आप इसे नहीं बेचना चाहते हैं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो फिर मूनन कहते हैं कि देखो इसे तुम्हें सिखाने में बहुत समय लगेगा, फिर मुझे दोष मत देना। तो क्विंसी कहती है कि देखो मेरे पास टाइम है और ये सिर्फ एक गाना है, तुम इतना जिद्दी क्यों हो। तो फिर मूनन कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें एक गाना दूंगा, लेकिन आप अगर इसे सीख नहीं सकते हैं तो मेरे पास दोबारा मत आना। जब मूनन ये कहता है तो क्विंसी सोचते है कि वो दूसरे से अलग नहीं है, जब मैं पैसे दिया तो वो मुझे सब कुछ दे दिया, उसको लगता है कि वो अलग। उसके बाद मूनन उसको एक गाना लिख कर देता है, लेकिन क्विंसी को कुछ भी समझ नहीं आती है। क्विंसी कहती है कि यहाँ पर कोई भी गाना नहीं है, मैं इसे पढ़ नहीं पा रही हूँ। दिन सुबह मूनन को दिखाया जाता है और मूनन मिस यान को बाथरूम पर देखता है। तो मूनन सोचता है कि वो क्या कर रही है, और मिस यान बाथरूम के अंदर नहा रही होती है और फिर गाना भी गाता है। और मूनन मोने मन सोचता है कि मैं इस छोटी सी लड़की की क्यों परवाह करूं। उसके बाद सीन चेंज होता है और मूनन स्कूल पर जाता है और जाकर देखता है तो मूनन कहता है कि ये क्या हो रहा है। सभी लोगों को बास के पास खड़ा हुआ दिखाया जाता है और तभी टीचर एंड मूनन को कहते हैं कि मूनन तुम जल्दी नहीं आ सकते हो और वक्त लेट करती हो, जल्दी जाओ वो लोग तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। तो टीचर उसको पकड़ के दौड़ने लगती है। तो मूनन कहता है कि टीचर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो टीचर कहती है कि हम लोग एक भूत टेंपल पर जा रहे हैं, तुमको मैंने पहले भी बताया था लेकिन तुमने एक नहीं सुना, तुम्हारा लगेज कहाँ है। मूनन कहता है कि मैंने पैक नहीं किया है। तो टीचर कहती है कि जल्दी आओ हम तुरंत निकल जाएंगे, वहाँ जाके बात करेंगे। उसके बाद वो लोग बस पर उठता है और कुछ घंटों के बाद वो लोग बुद्ध टेंपल पर चले जाता है। और तभी मूनम बस से उतरने वाला था तभी उसे एक स्मेल आता है। तो मूनम सोचता है कि यहाँ से क्यों क्रिमिनल का सेन आ रहा है, और मूनम ये सोच ही रहा था। और टीचर एन आकर कहती है कि मूनम हम लोग पहले जाके रेस्ट करेंगे। टीचर एन सभी लोगों को कहती है कि सब लोग अपने अपने रूम जाओ और एक सूट लेना और बाद में एक टोपी भी लेना याद से, और नहीं तो तुम्हारे टीचर तुम्हारी मदद करेगी। तो फिर टीचर मूनन को कहती है कि मूनन मैं तुम्हारे लिए कुछ डेली की चीज खरीदा है। तो मूनन कहती है कि टीचर आपने खरीदा है मेरा डेली नीड्स, मैं खुद से खरीद सकता था। उसके बाद टीचर मूनन को 10,000 देती है और कहती है कि इसे रख लो। तो ये देखकर मूनन कहता है कि ये आपका पैसा है, मैं कैसे ले सकता हूँ। तो टीचर कहती है कि देखो तुमने मुझे हॉस्पिटल में बहुत मदद किया, अभी मेरी बारी है। और मूनन के पास जाकर कहती है कि इसका पासवर्ड है 521314 याद रखना। तो कुछ स्टूडेंट दूर से ये देखता है और वो लोग कहते हैं कि वाओ मूनन टीचर एन की पैसा खर्च कर सकती है, उनके साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा। और तभी टीचर एन उन लोगों को गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रही है, सिर्फ परेशानियां खड़ा करने चाहते हैं। और तभी वो स्टूडेंट लोग भागने लगता है और कहता है कि नहीं टीचर हम लोग परेशानी नहीं करना चाहते हैं। और इधर मूनन सोचता है कि टीचर एन का पासवर्ड बहुत ही आसान है याद रखना। उसके बाद मूनन के पास मिस यान आती है और उन दोनों को कुछ लड़का एक साथ देखकर कहने लगता है कि यान क्विंसी इस मूनन के साथ क्या बात कर रहा है। तो मूनन क्विंसी को अनदेखा करके कहता है कि वहाँ पर कुछ है, और क्विंसी सोचने लगती है कि वो टीचर एन के साथ क्या करती है, टीचर लव स्टूडेंट। और फिर सोचते है कि क्या उसके पास पैसा नहीं है, क्या मैंने कल रात उसे 3 लाख पैसा नहीं दिए थे, टीचर एन से पैसा मांगने की क्या जरूरत थी, वो बहुत ही बेशरम है, मुझे कुछ करनी होगी। तो फिर मिस यान मूनम को कहती है कि तुमने जो मुझे कल गाना दिया था वो मैं बजा नहीं पा रही हूँ, क्या तुम सिर्फ मेरे पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर मूनन जवाब देता है कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि तुम इसके लिए काबिल नहीं हो। तो फिर क्विंसी कहती है कि आज तुम मुझे असली गाना दोगे। तो मूनन के पीछे पीछे मिस यान जाने लगता है। तो मूनन कहता है कि इस बार क्या है। तो मिस यान कहती है कि क्या ये तुम्हारा रूम है। और मूनन सोचने लगता है कि लड़कियों का काम ही है परेशानियां
खड़ा करना। बस सीन चेंज होता है और मूनन को एक ड्रेस देता है और उसके साथ एक कैप भी। तो मूनन घर के अंदर जाने के बाद वहाँ पर क्वींसी आकर कहती है कि ये लड़का अभी भी मुझे झूठ बोल रही है, इसे सबक सिखाना चाहिए, और उस जूतों के साथ कुछ ना कुछ करती है। उसके बाद एक दिन बीत जाता है और अगले दिन सुबह स्टैचू के सामने सभी स्टूडेंट को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक स्टूडेंट कहने लगता है कि डैम, मुझे बहुत भूख लगा है, मैं कब खा सकता हूँ? मरे हुए लोगों को पूजा करना रियली डेवलप, इससे बेहतर तो लड़की के साथ खेलना है। तो तभी टीचर एंड उन लोगों को कहती है कि अब लोग क्या बोल रही है। वो लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गाली देकर कहता है कि तुम हमारे क्लास के टीचर नहीं हो। और एक लड़का कहता है कि हाँ सच में, तुम अपनी क्लास को संभालो। ये सब बातें मूनन सुन लेता है और उसको आ जाता है गुस्सा और वो सोचने लगता है कि जो लोगों को हेट करता है, टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और उन दोनों को एक एक पांच मारता है और वो दोनों वहीं पर ढेर होकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर कोई आकर कहते कि कोई यहाँ पर आओ और इन दोनों को अंदर ले जाने में मुझे मदद करो। ये सब देखकर मिस यान सोचने लगते है कि ये आदमी लोगों को मार्शल आर्ट से धमकाता है। उसके बाद मूनन को जंगल के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है तो क्वींसी भी उसे फॉलो करती है और क्वींसी सोचते है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है और मूनन के हाथ में वो मधुमक्खी होता है और मूनन सोचता है कि रिएक्शन बड़ा और बड़ा हो रहा है पर आसपास कुछ गलत चीज है। तभी मूनन उसके पास किसी को देखकर डर जाता है और कहता है कि कौन? तो वो और कोई नहीं मिस क्वींसी होती है। गॉड डैम, मैं तो डर ही गया था। इस मधुमक्खी को अचानक चेंज होने को लेकर मैं थोड़ा चिंतित था और ये मेरा पीछे कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मूनन क्वींसी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्वींसी भी कह देगी मैं भी वही बात पूछ सकती हूँ तुमसे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी मूनन को अचानक से पीछे से कोई हमला करता है और क्वींसी को गुस्सा दिखाकर कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ करने आया हूँ, तुम वापस जाओ। और उसके बगल में एक पेड़ होता है और उसे एक लात मारकर तोड़ देता है। जिसने उसे हमला किया उसे कहते कि मैं तुम्हें ढूंढ लिया और उस लड़के की शरीर से कुछ एनर्जी निकलने लगता है। तो मूनन कहते कि तुम और नहीं छुप सकते हो, जल्दी से बाहर निकलो, तुम्हारे वजह से मेरा ईयर्स ना बर्बाद हो गया, आज तू मरने वाला है। तभी उसके बाद वो लड़का भागने लगता है और मूनन भी उसके पीछे पीछे जाता है और उन दोनों को भागकर देखते हुआ क्वींसी सोचने लगती है कि क्या ये लायर मूनन मुझे इस फॉरेस्ट में अकेला छोड़कर जा रही है, मुझे भी उसे फॉलो करनी होगी। और इधर मूनन उस लड़के का पीछा करते करते उस लड़के के पीठ पर एक लात मारता है तो वो लड़का नीचे गिरकर कहता है अगर मैं मरा तो तुझे भी साथ लेकर मरूंगा। वो एक हड्डी जैसा चीज निकलता है और उस चीज से एक एनर्जी निकलने लगता है और ये देखकर मूनन सोचता है कि ये गर्मी। तो मूनन भी अपना शक्ति इस्तेमाल करके उस लड़के की तरफ तेजी से बढ़ता है और उस लड़के के हड्डियों जैसे चीज को तोड़ देता है एक मुक्के से और उसके फुल पावर से उसके गाल में भी एक मारता है और वहीं पर वो बंदा फिनिश हो जाता है। तो मूनन कहता है कि मैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करके मैं खुद को ज्यादा चोट पहुंचाता हूँ, मेरा हाथ भी टूटा और पैर भी टूटा। और तभी मूनन उस लड़के की तरफ देखता है और देखकर सोचता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ है। और उसके बाद मूनन उस लड़के के जेब से एक लॉकेट जैसा कुछ निकालता है और कहता है कि मुझे पता नहीं कि ये क्या है लेकिन इसको मेरे पास रखता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे अंधेरा होने से पहले मंदिर वापस जाना होगा, नहीं तो टीचर एन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। और इधर क्वींसी मूनन को कॉल करती है और कहते है कि मूनन तुम कहाँ हो, मुझे सुन सकते हो क्या? और फिर उसके मोबाइल की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं, यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं है, अभी टाइम क्या हुई है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती हूँ, क्या यहाँ पर कोई है? ओह माय गॉड, अभी खाने का समय भी हो गया है। और तभी मूनन को क्वींसी की आवाज सुनाई देता है तो मूनन सोचता है कि ये तो क्वींसी की आवाज है, वो अभी तक वापस नहीं गया। और फिर क्वींसी के पास आकर कहता है कि मैंने तुमको बोला था ना कि वापस जाने के लिए। और मूनन को देखकर क्वींसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और क्वींसी कहती है तुम कहीं जाकर मर जाओ मूनन, तुम अकेला छोड़ के मुझे यहाँ पर क्यों गए थे? और मूनन को मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार ही डालूंगी, तुम मुझे कैसे अकेले छोड़ के जा सकती हो? तो मूनन कहते है कि ठीक है अभी से छोड़ के नहीं जाऊंगा, अभी मुझे मारना बंद करो। तो फिर मिस यान कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर गए थे, मुझे बहुत ही डर लग रही थी, क्या होगा अगर मैं अब तुमको दोबारा मारूं? तो मूनन कहते है कि तो फिर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं जाऊंगा। और फिर मूनन क्वींसी की पैर देखता है और क्वींसी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। तो फिर मूनन कहते है कि देखो मेरा लेफ्ट हैंड टूट चुका है, मैं इसे यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा राइट हैंड यूज कर सकता हूँ। तो फिर मूनन कहते है कि तुम्हारे एक्ने पर मोच आ गया है, मैं इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। क्वींसी कहती है कि धीरे करो, तुम मुझे मार ही डालोगी। तो उसके बाद मूनन कहते है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। क्वींसी कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो मूनन कहते है कि मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। तो मूनन वहां से जाने लगता है तो क्वींसी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो मूनन कहते है कि नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं सिर्फ कुछ खाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद मूनन जंगल में खाना ढूंढने लगता है तो क्वींसी चुन लेकर कहने लगती है कि ए तुम कहाँ हो, हेलो। उसके बाद 1 मिनट बीत जाता है और फिर से क्वींसी कहती है कि हेलो, क्या तुमको कुछ मिली? तो मूनन कहते है कि ये लड़की 1 मिनट में 20 बार चिल्ला रही है, ये छोटा लड़की बहुत ही चिल्ला रहा है। उसके बाद मूनन को पेड़ पे कुछ दिखता है तो मूनन कहता है कि मुझे कुछ मिला है। उसके बाद मूनन क्वींसी के अपने पीठ पर लेकर आता है और क्वींसी को खाने के लिए कुछ जामुन देता है और कहता है कि मुझे कुछ जंगल में जामुन मिला है, ये तुम्हारी भूख मिटाएगी। तो फिर क्वींसी वो लेकर खाने लगती है, खाने के साथ ही साथ बाहर फेंक देती है और कहती है कि इसका टेस्ट बहुत ही बेकार है, तुम कैसे खा रही हो? तो मूनन कहते है कि ये तुमको पसंद नहीं है और क्वींसी कहती है कि तुम्हारा वाला मुझे दो। तो मूनन कहते है कि तुम्हारे पास जो है वही खाओ। ये सुनकर क्वींसी सोचने लगती है कि वो कमीना, उसे शर्म नहीं आई, वो मुझको ये कैसे दिया? और इधर मूनन सोचता है कि इस लड़की का बिहेवियर बहुत खराब। तो फिर मूनन कहते है कि अगर तुमको भूख नहीं लगा तो चलो। फिर वहाँ से क्वींसी उठ नहीं पाती है। मूनन कहता है कि चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तो क्वींसी गुस्सा होकर कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। तो मूनन कहते है कि अगर तुम अकेले चलकर आए तो
फिर इस माउंटेन पे तुम्हारा सारा रात लग जाए। तो उसके बाद क्वीन शी मान जाती है और मूनन के पीछे उठ जाती है। तो मूनन के हाथ गलती से उसकी गलत जगह पर पड़ गया। तो क्वीन शी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हे तुम्हारा हाथ कहाँ पर टच कर रही है। तो मूनन कहते हैं कि देखो हमारे राइट हैंड इंजर्ड है। तो क्वीन शी कहती है कि तुम्हारे हाथ में जरा सा भी खून नहीं है, मुझे नीचे उतारो। तो फिर मूनन कहते हैं कि इस लड़की को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। और तभी क्वीन शी सो जाती है। तो मूनन सोचता है कि ऐसी सिचुएशन पर ये लड़की कैसे सो सकती। क्वीन शी के फोन बजने लगती है। तो मूनन क्वीन शी को कहता है कि उठो तुम्हारा फोन बज रहा है। और तभी मूनन क्वीन शी को नीचे सुला देता है और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो क्वीन शी के मुंह से जहर निकलने लगती है। तो मूनन कहता है कि धत तरीकी उसको किसने जहर दे सकता है, मुझे नहीं पता कि किसी सांप ने इसे काटा है या किसी आदमी ने इसे ये जहर दिया है। अगर मैं उसे अभी नहीं बचाया तो उसको जान पे खतरा हो सकता है। तो उसके बाद मूनन उसके लिए एक जड़ी बूटियां तैयार करता है और कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो ये दवाई को पी लो। और तभी क्वीन शी की फोन बजने लगती है। तभी उस फोन से एक व्यक्ति कहते हैं कि मिस तुम कहाँ हो। तो मूनन कहते हैं कि यहाँ पर सिग्नल है, क्या तुम जीपीएस को इस्तेमाल करके इस फोन का लोकेशन पता कर सकते हो। तो फोन पर जो व्यक्ति होता है वो कहते हैं कि हु इज दैट, तुम कौन हो। और उसके बाद मूनन क्वीन शी की कफरा खोल देता है और उसके पेट में एक निशान देखता है। और ये देखकर मूनन कहता है कि ये तो ब्लडी पॉइजन है, इसका इलाज जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अभी समय नहीं है एंटीडोट बनाने के लिए, मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करना है जल्दी से जल्दी पॉइजन को बाहर निकालने के लिए। मूनन स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करके उसके बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाल देता है। और उसके बाद यन क्वीन शी जग जाती है और मिस यन क्वीन शी अपने चेहरे पर कपड़ा ना देखकर मूनन को गलत समझने लगता है और उसे एक लात मारकर वही पर बेहोश कर देता है। और क्वीन शी डरी हुई रहती है और उस अपनी कपड़े को हाथ पर लेती है और वो ऐसे भागने लगती है और कहती है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मूनन तुम ऐसे हो। और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जो कि यन क्वीन शी को ढूंढने के लिए आती है। हेलीकॉप्टर में जो लोग था वो लोग कहते हैं कि हमें मिल गया वो, क्या हुआ मैडम आपको। और यन क्वीन शी रोने लगती है और कहती है कि मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ। उसके बाद मिस यन हेलीकॉप्टर पर बैठती है और वहाँ से सीधा घर की तरफ चले जाता है। हेलीकॉप्टर जब घर पे लैंड करता है तभी वहाँ पर लॉन्ग यन शी आकर कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और क्वीन शी उसको देखकर रोने लगती है। तभी लॉन्ग यन शी एक आदमी को कहता है कि तुम किसके लिए इंतजार कर रही हो, जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर को बुला कर लाओ। और वहाँ पर उसकी ग्रैंडफा और ग्रैंडमा भी खड़ा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और कहते हैं कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी पकड़ो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर यान लोंगशी को कहता है कि उसको किसी ने पॉइजन दिया है। और ये सुनकर यान लोंगशी डर जाता है और कहते हैं कि क्या पॉइजन। तो डॉक्टर कहते हैं कि शांत हो जाइए, ये पॉइजन ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन हमें फिर भी कुछ जांच करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आती है और आकर कहती है कि बाय द वे मूनन भी गायब है, सिचुएशन कैसी है। और तभी क्वीन शी नींद में नहीं कह रही होती है। और तभी ग्रैंडमा उसको गोद में उठाकर कहती है कि क्या हुआ मेरे बच्चे। और ऐसा सिचुएशन देखकर यान लोंगशी को बहुत गुस्सा आने लगता है और सोचने लगता है कि अगर ये सब कुछ मूनन की वजह से है तो मैं मूनन को नहीं छोड़ूंगा। और तभी ग्रैंडफा यान लोंगशी को कहता है कि बाहर निकल जाओ, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको रेस्ट की जरूरत है। और उसके बाद ग्रैंडमा, ग्रैंडफा, यान लोंगशी तीनों बैठकर बात करने लगता है। तो ग्रैंडफा कहते हैं कि नहीं, मैं श्योर हूँ मूनन एक ऑनेस्ट पर्सन है और वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। और यान लोंगशी गुस्सा होकर कहते हैं कि मुझे भी आशा है कि वो ऐसा नहीं करेगा। और तभी ग्रैंडमा कहती है कि मैं उसे देखने जा रही हूँ। उसके बाद ग्रैंडमा उसे देखने जाती है और उसके पीछे पीछे यान लोंगशी भी देखने जाता है। जाके ग्रैंडमा को कुछ पूछने वाला था तो ग्रैंडमा कहती है कि चिंता मत करो, वो अभी गुड कंडीशन में है, वो अभी सो रही है। ये सुनकर ग्रैंडफा और यान लोंगशी चैन की सांस लेता है। तो ग्रैंडफा सभी को कहता है कि वो अभी ठीक है, कोई भी क्वीन शी को डिस्टर्ब मत करना, तो अभी रेस्ट लेने दो। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक दिन बीत जाता है। तो मिस यन के पास टीचर एन आती है और तभी मिस यन अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि टीचर एन आप यहाँ पर क्या कर रही है। तो टीचर मिस यन से पूछती है कि क्या तुमने मूनन को कल देखा था, क्या वो तुम्हारे साथ था, मैंने इसे कल नोटिस क्यों नहीं किया। तो ये सुनकर मिस यन कहती है कि टीचर एन अब उसके बारे में ज्यादा ही सोचती है, क्या आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो टीचर एन ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम क्या कह रही हो, मैं मूनन के बारे में तुमसे पूछा। तो ये सुनकर मिस यन भी थोड़ा भड़क जाती है और कहती है कि मैं आपको कुछ बता दी, आपको दूसरे स्टूडेंट की परवाह नहीं है, आप यहाँ बस सिर्फ मूनन के लिए आए हैं, आपके लिए मूनन इतना इंपॉर्टेंट है। और फिर क्वीन शी सोचती है कि लगता है मूनन के साथ उसका रिश्ता है। तो टीचर एन कहती है कि जब कोई भी स्टूडेंट खो जाता है तो मैं बहुत ही परेशानी में पड़ जाती हूँ और वैसे भी वो मुझे बहुत मदद की थी जब मैं हॉस्पिटल में था। तो फिर मिस यन चिल्लाकर कहने लगती है कि जब हम लोग टेम्पल में थे अब उसको पैसा नहीं दिए थे। तो टीचर एन कहती है कि आप क्या सोचती है, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो सब कुछ उसने खर्च किया था, वो अभी कहाँ है। तो ये सुनकर मिस यन सोचने लगती है कि शायद मैं मूनम को गलत समझ रही हूँ। तो फिर टीचर कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि वो ठीक है। तो मिस यन कहती है कि हाँ क्यों नहीं, वो मार्शल आर्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। और ये बात सुनकर टीचर एन भड़क जाती है और कहती है कि मार्शल आर्ट वो सिर्फ एक स्टूडेंट है और वो एक माउंटेन पर खो गया है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो क्या होगा। तभी वहाँ पर ग्रैंडफा आता है। तो टीचर एन कहती है कि मिस्टर यान। तो मिस्टर यान कहता है कि आप शांत हो जाइए, हम लोग कुछ लोगों को भेज रहे हैं उसे ढूंढने के लिए। और फिर टीचर एन सोचने लगते हैं कि मूनन तुम कहाँ हो। तो फिर मिस्टर यान मिस यान को कहता है कि ग्रेट, फिर तुम उठो और नीचे जाओ, अंकल आया है तुम्हारे पॉइजन का इलाज करने के लिए। तो क्वीन शी कहती है कि वो कब वापस आ रही है, मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। उसके बाद आर्मी कॉलेज की यान फुजे को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर मिस यान आती है और आकर कहती है कि अंकल यान आपके पास समय कैसे हुआ यहाँ पर आने के लिए। अंकल ने कहा कि आप आर्मी में बिजी हैं। तो यन फिजो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमको किसी ने पॉइजन दिया है, तो इसलिए
मैं वहाँ पर छुट्टी लिया तुमको देखने के लिए और सुना कि डॉक्टर ली हेल्पलेस है। उसके बाद अंकल यान फुजेन मिस यान की घाव को देखता है और कहता है कि क्विंसी, क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर जो जहर है वो करीब करीब तुम्हें मार ही डाला है। तो क्विंसी कहती है कि हाँ। तो फिर अंकल यान कहता है कि इसमें से ज्यादातर जहर बाहर निकल गया है, आपको पहले किसी ने मदद की होगी, बस तुम्हारे अंदर थोड़ा सा बाकी है जो मैं निकालूंगा। तो क्विंसी कहती है कि इससे पहले मुझे कौन मदद की थी। तो ग्रैंडफा कहते हैं कि आप जब वापस आए तो वहीं पर कोई नहीं था, तो आपको कौन मदद की है। तो क्विंसी सोचने लगती है कि क्या ये मोनन तो नहीं है। नहीं, वो सिर्फ मेरा एडवांटेज लिया। तो फिर अंकल यान मिस यान से पूछती है कि तुम्हारा शरीर के अंदर से जहर बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पर तुम जब उठे तो आप किसको देखा था, हो सकता है कि वही व्यक्ति तुम्हारी जहर निकालने में तुमको मदद की होगी। तो फिर क्विंसी को याद आने लगती है कि मोनन उससे कैसे मदद किया, सच में वो मुझे पॉइजन बाहर निकलने में मदद किया। और तभी अंकल यान मिस यान की पेट पर हाथ रखती है और कहता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना जब मैं पॉइजन को बाहर निकल रहा हूँ। तो क्विंसी पूछती है कि कैसे डिस्टर्ब। तो अंकल यान कहता है कि भले मैं केमिकल स्टेज पर पहुंच गया हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई पेशेंट को देखता हूँ और उसके घाव को इलाज करता हूँ, तब अगर मुझे कोई डिस्टर्ब किया, हो सकता है कि वो कोमा में चले जाए या उसका कुछ डैमेज हो जाए और ये उसका मौत की वजह बनेगा। फिर ग्रैंडपा सोचने लगता है कि अच्छा, तो यही कारण है कि कोई लोग किसी का इलाज क्यों नहीं करना चाहता। और उसके बाद क्विंसी को याद आने लगती है वो सीन जब उसने मोनन को लात मारकर बेहोश कर दिया था। और फिर क्विंसी सोचती है कि उस समय उसको ऐसा लग रहा था कि वो खून की उल्टी कर रही है और जमीन पर गिर रही हो। उसके बाद मिस यान लोंगशी को कहते हैं कि पापा सच में मोनन मेरे शरीर के अंदर से जहर निकालने में मदद किया। तो यान लोंगशी कहता है कि देखो, तुम्हें हम लोग नहीं बताया कि तुम्हें हम लोग जीपीएस की मदद से ढूंढा। तो क्विंसी कहती है कि क्या उसने आंसर दिया फोन का। तो फिर यान लोंगशी कहता है कि देखो बेबी, तुम गलत समझ रहे हो, अगर वो आपको कुछ करना चाहता था तो उसने हमें नहीं बताया होता कि आप कहाँ पर है। और तभी क्विंसी उठ जाती है और कहती है कि हमें उसे ढूंढना चाहिए, कुछ लोगों को भेजो उसे सर्च करने के लिए। तो मिस यान के पापा कहता है कि देखो, मैं ऑलरेडी कुछ लोगों को भेज चुका हूँ उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो लोग अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया। तो फिर क्विंसी सोचते हैं कि सब लोग जानते हैं कि मोनन की कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं ही ऐसा हूँ कि मैं उसको दोष दे रही हूँ कि मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ कुछ किया है। और फिर वैसे क्विंसी भागने लगती है और कहती है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए उसे ढूंढने के लिए। तो तभी क्विंसी के पिता कहता है कि क्विंसी रोको, पहले तुम्हारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करना होगा। और क्विंसी कहती है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे पहले मोनन को बचाना होगा, मोनन का कुछ गलत नहीं किया है, पिताजी प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्विंसी हेलीकॉप्टर लेके उस टेम्पल पे फिर से आती है और उसके साथ उसके ग्रैंडफा और कुछ बॉडीगार्ड भी आता है। तो ग्रैंडफा कहता है कि चिंता मत करो, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। और उसके बाद हेलीकॉप्टर लैंड करता है और लैंड करने के साथ ही साथ क्विंसी दौड़ कर जाती है और कहती है कि हाँ, हम लोग यही रास्ते से गए थे। और उसके बाद क्विंसी, उसके ग्रैंडफा और बॉडीगार्ड सभी उस रास्ते पर जाने लगता है। और 1 घंटे के बाद क्विंसी को अपना कपड़ा दिखाई देती है। तो क्विंसी कहती है कि देखो, यहाँ पर कपड़ा है, हम लोग यही थे, लेकिन मोनन कहाँ है, वो यहाँ पर क्यों नहीं है। और मोनन को जोर जोर से पुकारने लगता है, मोनन मोनन। और दूर दूर तक ये आवाज जाता है, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं देता है। और तभी उसकी बॉडीगार्ड को कुछ मिलता है। तो उसका बॉडीगार्ड कहते कि मैडम, यहाँ पर एक शू है। और क्विंसी को वो शू लाकर देती है। और तभी ग्रैंडफा को कुछ दिखाई देता है। तो ग्रैंडफा कहता है कि देखो, यहाँ पर एक निशान है, शायद मोनन यहाँ पर पानी पिया है। तो क्विंसी कहती है कि पानी पिया है, लेकिन ये ट्रैक इतना भारी क्यों है। तो ग्रैंडफा कहते हैं कि क्योंकि वो रेंगते हुए जाकर पानी पिए हैं। तो ये सुनकर क्विंसी और भी ज्यादा डर जाती है। तो उसका बॉडीगार्ड कहते हैं कि इस जूते पर खून लगा है, इसका मतलब ये है कि वो घायल। तो ये देखकर क्विंसी रोने लगती है और कहती है कि इतना सारा खून, मैंने उसके शूज की अदला बदली की और उसने मुझे बहुत समय तक कैरी किया, उसके लिए मेरे छोटे छोटे शूज इस्तेमाल किया, लेकिन वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन एक बार भी मुझे शिकायत नहीं की। और तभी ग्रैंडफा का फोन बजने लगता है। तो ग्रैंडफा फोन पकड़ कर कहते कि हेलो, कौन है। किसी ने फोन पर कहा कि मोनन को लास्ट नाइट सिटी पर देखा था, हम लोगों को अभी जाना चाहिए। उसके बाद वो लोग सिटी पे आ जाता है और क्विंसी के पिता उन बॉडीगार्ड को पूछने लगता है कि कौन सी कैमरा मोनन को कैप्चर किया है। उसका बॉडीगार्ड कहता है कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल का कैमरा पर। तो उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल के अंदर जाता है। तो तभी और एक डॉक्टर कहता है कि मिस, हमारे पास कल रात की वीडियो फुटेज है, क्या आप बता सकते हैं कि ये मोनन है या नहीं। तो उसके बाद वो लोग वीडियो फुटेज को देखता है और उस वीडियो फुटेज पर मोनन को साफ साफ दिखाया जाता है। और ये देखकर क्विंसी रोने लगी और कहती है कि यही है वो सच में चिल्ला रही है, वो सच में यही है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और डॉक्टर आकर कहते हैं कि क्या आप पेशेंट मोनन के फैमिली मेंबर हैं जो कल रात यहाँ पर आया था। तभी ये सुनकर क्विंसी उतावली हो जाती है और डॉक्टर से पूछता है कि हाँ, मोनन कैसे है, कहाँ है वो, कहाँ गया, यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्या उसे बहुत चोट लगा है, मुझे बताओ ना। तो डॉक्टर कहते हैं कि शांत हो जाओ। तो क्विंसी के फादर कहते हैं कि शांत हो जाओ, पहले हम लोग डॉक्टर के बात सुनते कि वो क्या कहते हैं। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि उसके माता पिता उसको अकेले यहाँ पर क्यों आने दिया, उसने कुछ जंगली घास फूस खाए थे जिसकी वजह से एलर्जी, उल्टियाँ और सिर भी घूम सकता है और फिर गंभीर घाव भी हो जाता है। और फिर क्विंसी सोचती है कि जंगली नाशपाती कल उसने खाया था वो और मुझे नहीं दिया। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि और वैसे उसका हाथ भी टूटा हुआ था, शायद उसका दर्द भगाने के लिए ये खाया है। क्विंसी कहती है कि क्या उसका हाथ टूट गया, उसका हाथ कब टूटा। तो फिर डॉक्टर कहता है कि उसके हाथ की हड्डियां नहीं टूटी थी, बल्कि उसकी दाहिना हाथ टूटा था। लगता है कि वो
कुछ भारी सा चीज उठाया था, इसलिए उसका हाथ सूजन पड़ गया था। और ये सुनकर क्विंसी रोने लगती है और कहती है कि मूनम सॉरी। मूनम मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, नहीं तो मैं ऐसे ही तुम्हें ले जाने नहीं देती मुझे। उसके बाद क्विंसी उस मॉनिटर के पास जाकर देखने लगते है कि अभी मूनन कहाँ पर है। और तभी वो डिस्प्ले में देखता है कि डॉक्टर ने उसे मारकर भागा दिया था। तो गुस्से होकर डॉक्टर के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहती है कि तुमने उसे जाने के लिए क्यों कही। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि वो जाने के समय यहाँ पर ये कार्ड छोड़कर गया था। तो ये देखकर क्विंसी सोचती है कि ये कार्ड तो मैंने उसे दिया था। तो फिर क्विंसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उस डॉक्टर के कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि कमीने, इस कार्ड में कम से कम 3 लाख है, अगली बार जब किसी को बाहर निकलोगे तो उसका पहले कार्ड चेक कर लेना। फिर डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन उसको इसका पासवर्ड याद नहीं था और इसलिए मैं इस कार्ड से एक पैसा भी निकल नहीं सकता हूँ। और फिर क्विंसी सोचने लगती है कि मैंने जब उसको टेम्पल पर पैसा लेते हुए देखी तो मैंने गुस्सा आ गया और मैं इस कार्ड का पासवर्ड चेंज कर दिया, इसी वजह से उसका पासवर्ड काम नहीं कर रहा था। और फिर रोने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरा दोष है। और फिर उस जगह पर बैठकर बहुत ही रोने लगती है और कहती है कि आपने उसे क्यों बाहर निकाला, अब जो मांगता मैं वही देता आपको, लेकिन आपने ये मौका गवा दिया। मोनन प्लीज वापस आ जाओ, ये सब मेरा फॉल्ट है। क्विंसी को इतना रोकर देखता है, उसका पापा आकर कहता है कि क्विंसी शांत हो जाओ, मैं और भी ज्यादा लोगों को भेज रही हूँ उसको ढूंढने के लिए। तो फिर क्विंसी उसके पापा को गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि पापा मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं मोनन को ढूंढने के लिए जाऊंगा, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं उसे तब तक ढूंढूंगा जब तक वो मुझे मिल ना जाए, और मुझे यकीन है कि मैं उसे ढूंढ लूंगी। तो क्विंसी के पापा कहता है कि देखो तुम्हारा शरीर का जहर पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है और वैसे भी 2 महीने के बाद तुम्हें कॉलेज में जाना होगा, तुमको स्कूल वापस जाना चाहिए, मैं उसको ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन क्विंसी फिर भी नहीं मानती और कहती कि मुझे कोई परवाह नहीं है, पहले मेरे शरीर में जहर और मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे सबसे पहले मोनन को ढूंढना है। तो उसका पापा भी शांत होकर सुनता है और कहता है कि ठीक है, पहले उठ जाओ, हम दोनों मिलकर उसको पूरे सिटी में ढूंढेंगे और हमें निश्चित रूप से वो मिल जाएगा। तो क्विंसी कहती है कि ठीक है फिर अभी चलो। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक सड़क पर मोनन को दिखाया जाता है। तो मोनन सोचता है कि मैंने सोचा कि यहाँ पर बहुत सारा क्रिमिनल होगा और यहाँ पर रॉबरी भी नहीं हो रहा है, नहीं तो मुझे बहुत लड़ाई करना पड़ता। अभी मेरे पास सिर्फ एक मधुमक्खी, कुछ पैसा और यान का डेट फोन है, मुझे और भी पैसों की जरूरत है, फोन को कम से कम कुछ यूं से बेचा जा सकता है। तो फिर मोनन एक आदमी के पास जाता है इस सेल फोन को बेचने के लिए। तो वो आदमी कहता है देखो ये यूज फोन है और ये फोन पानी पर भी गिरा है, तो मैं इसके तुम्हें 200 दे सकता हूँ। तो फिर मोनन सोचने लगते है कि ये बहुत ही लो है लेकिन ठीक है। और तभी मोनन को फुटपाथ पर एक कपड़े की दुकान दिखता है और मोनन सोचने लगता है कि मुझे पहले मेरा कपड़ा बदलना चाहिए। तो उसके बाद उस दुकानदार से कहता है कि मैं इस कपड़े को खरीदना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोई ड्रेसिंग रूम है। फिर वो दुकानदार कहता है कि शर्ट पैंट एंड शूज टोटल 60 है, कपड़ा बदलना चाहते हैं, मेरे स्टोर के पीछे एक बाथरूम है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो फिर मोनन कहते हैं कि आपको परेशानी में डाला, इसके लिए बहुत ही सॉरी। तो उसके बाद मोनन अपना कपड़ा चेंज कर बाहर निकलता है और तभी उसके सामने वो लड़की आते है जिसके साथ वो पहले मुलाकात हुई थी। मोनन, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि हम लोग इतना जल्दी मिलेंगे, और बाय द वे मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया, मेरा नाम है सू लियोसा। तो मोनन कहते हैं कि हाँ। तो फिर से वो लड़की मोनन को पूछते है कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है लेकिन यहाँ पर नहीं, चलो हम लोग पास के रेस्टोरेंट पर जाते हैं। फिर वो लोग एक अच्छा रेस्टोरेंट पर जाता है, वहाँ पर बहुत सारा खाना भी होता है। फिर सू कहते है कि तुम जानना नहीं चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूँ तुमसे। तो मोनन कहते है कि तुम डायरेक्टली कह सकते हो। तो फिर सू कहते है कि मैंने एक असाइनमेंट लिया और मैंने अपने बॉस को 2 लोगों से मिलने की वादा किया, लेकिन मेरे माता पिता नहीं आए, मैं चाहता हूँ कि आप उसे टेम्पोरली बदल दे। तो फिर मोनन कहते है कि ऐसे में आपको अपने पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए, तुमने मुझे क्यों लिया। फिर सू कहते है कि तुम जानते हो लास्ट 2 मीटिंग डिस्टर्ब हो चुका है, इस बार मैं फेल नहीं होना चाहती हूँ, और मेरा ओपोनेंट पार्टी एक कल्टीवेशन मास्टर है और मेरे 1 डजन से भी ज्यादा पार्टनर इंजूर है। तो फिर मोनन सू से पूछता है कि अभी तुम कौन सी स्टेज पर हो। फिर सू कहते है कि मेरा स्टेट एवरेज है, देखो तुम श्योर हो सकते हो, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुमसे मुझे स्कॉट करना, बाकी मैं संभाल लूंगी, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा जब ये जॉब डन हो जाएगी। तो फिर मोनन सोचता है कि मैंने अपना हाथ काल तोड़ लिया और अभी ये ठीक करने के लिए मुझे बहुत सारा आइटम चाहिए और इस बार वहाँ पर बहुत सारा पावरफुल मास्टर होगा। तो फिर मोनन सू से पूछता है कि तुम कब जाओगी। तो सू कहते है कि मैं कुछ दिनों के बाद जाऊंगी, मैं अभी भी अपनी बॉस के लिए इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद सू चीयर्स करता है और कहता है कि एक अच्छे पार्टनर के खुशी पर। तो फिर मोनन कहते है कि पहले तुम मुझे 20,000 यूज दो, और ये सुनकर सू शॉक हो जाती है। उसके बाद मोनन और मिस सू रेस्टोरेंट से बाहर आता है। तो फिर मिस सू सोचने लगती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि इस पैसों से वो क्या करते हैं। उसके बाद मोनन एक मेडिकल शॉप पर जाता है और जाकर कहता है कि ये दो मुझे, वो भी दो, वो भी दो और ये भी देना। तो ये देखकर मिस सू को कुछ समझ में नहीं आती। तो मिस सू कहते है कि इतना सारा चाइनीज मेडिसिन क्या करोगे, और मेडिसिन का स्टोव भी ले लिया। तो मोनन कहते कि इसके यूज मेडिसिन बनाने में होगा। तो फिर मिस सू सोचने लगती है कि मैंने सुना है कुछ फैमिली अल्केमिस्ट है, क्या मोनन भी इसमें शामिल है। उसके बाद मिस सू मोनन के हाथ की तरफ देखता है और देखता है कि उसका हाथ टूटा हुआ है। तो सोचता है कि उसका हाथ टूटा हुआ है, उसका राइट हाथ टूटा हुआ है, वो जब मेरे साथ जाएगा तब कर पाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इवनिंग के टाइम मोनन को होटल में रूम में दिखाया जाता है और उस होटल के अंदर मोनन ओन हिल पिलर को बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो पिल जब तैयार हो जाता है तो मोनन उसे खा लेता है और खाने के साथ ही साथ उसकी बॉडी में एक अजीब बदलाव आता है और मोनन देखता है कि उसका टूटा हुआ हाथ ठीक हो जाता है और खुद ही कहता है कि ग्रेट। उसके बाद मोनन उसके हाथ में 2 सिक्का लेता है और कहता है कि ये दोनों तंबे के सिक्के, ये
येन और यंग एक शैतान आत्मा के हाथों में गिरा है। आइए देखें कि क्या प्यूरिफिकेशन उन्हें ठीक कर सकता है या नहीं। उसके बाद मूनन फिर से मेडिटेशन पर बैठता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन सुबह हो जाता है। मूनन को उस तम्बे के सिक्के के साथ कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। तो फिर मूनन कहते हैं कि उस रानी मधुमक्खी के से ये दोनों तम्बे के सिक्के कल्टीवेशन के लिए ज्यादा सुइटेबल है। तो मूनन को लेने के लिए मिस सू आती है और कहती है कि मूनन जल्दी चलो, बॉस वेट कर रहा है। तो उसके बाद वो लोग कार में बैठकर जाने लगता है और मिस सू कहती है कि हम लोग जिस आदमी के साथ मिलने जा रहे हैं वो जू इंडस्ट्री से है, उनके पास कई प्रॉब्लम है, उन पर नजर रखा जा रहा है। देखो वहाँ पर सिर्फ आज हम लोग नहीं रहेंगे और भी ज्यादा लोग रहेंगे, तो कोई भी गलतियां मत करना। तो मूनन कहते हैं कि ओके। उसके बाद वो लोग झूरोंग के घर के पास चले जाता है और उसका घर समंदर के पास है। उसके बाद वो दोनों कार से उतारता है और मिस सू कहती है कि तो अभी हम लोग बॉस झूरोंग के पास जा रहे हैं। घर के अंदर बॉस झूरोंग को बैठा हुआ दिखाई जाता है और तभी उसका एक बॉडीगार्ड आकर कहता है कि बॉस वो लोग आ गए हैं। तो बॉस कहता है कि आने दो उन लोगों को। तो उसके बाद मूनन और मिस सू घर के अंदर आता है। तो मिस सू को देखकर बॉस कहता है कि मिस सू मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। तो मिस सू कहती है कि आई होप मैं ज्यादा देर नहीं हुई हूँ, ये मेरा पार्टनर है मूनम। तो बॉस मूनम को देखकर कहते हैं कि ये हाँ वेलकम, तुम मेरे सेवियर हो और सॉरी मैं तुम लोगों को परेशान कर रहा हूँ। अभी तुम यहाँ पर हो, मेरा कोई टेंशन नहीं है, मैं अभी आराम कर सकता हूँ। तो उसके बाद बॉस कहते हैं कि प्लीज बैठ जाओ और तभी उसका बॉडीगार्ड आकर कहता है कि जूशाओ मिस्टर जू यहाँ पर आ गया है। और तभी बॉस घूमकर देखता है कि मिस्टर जू यहाँ पर आ गया है। तो बॉस कहता है कि वेलकम मिस्टर जू, मैंने आपकी नेक काम के बारे में बहुत ही सुना है, मैं पूरे दिन आपका इंतजार करता रहा, फाइनली आप अभी आए। तो उसके बाद मिस्टर जू का एक स्टूडेंट बॉस को कहता है कि जूशाओ पिछली बार जब हमारे मास्टर यहाँ आए थे तो आपने कहा था कि हमारा पेमेंट डबल कर देंगे। तो फिर जूशाओ कहता है कि जरूर टीचर जू, मैं आपको 20 मिलियन यूनिट्स दूंगा। और तभी मिस सू उसकी बात को काटती हुई कहती है कि आप हम लोगों को 3 मिलियन दे रहे हैं और उसको 20 मिलियन। तो तभी मास्टर जू बॉस से पूछता है कि ये लोग कौन है। तो बॉस कहता है कि वो लोग एक्सपर्ट है, शू एंड मूनन। तो फिर मिस्टर जू कहता है कि रियली वो लोग बहुत ही वीक है। जू शाओ डिस्कस के अनुसार हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, एक लड़की और एक स्टूडेंट के ऊपर अपना सेफ्टी का भरोसा कर सकते हो। उसके बाद मिस्टर झाओ जाके बैठता है। जू शाओ सोचने लगता है कि क्या वो लोग कौन आर्टिस्ट है और इसके अलावा मैं सिर्फ शू लियोसा पर भरोसा कर सकता हूँ। उसके बाद बॉस मास्टर जू को चाय देता है। तो उसके बाद मिस शू मूनन को कहती है कि मैंने इस मैटर को सुना है, जिंगाचू में थोड़ा फेमस था, मैंने सुना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन की डीएलएम में है, तब से वो छोटा था तब से वो मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ तक कि उसकी मूर्ति का एक हवा एक पेड़ को तोड़ सकता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सभी लोगों को वहाँ पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और तभी समुद्र के पास एक शिप आता है। तो फिर जूशाओ कहता है कि हमें चाय पीना पोस्टपोन करना होगा क्योंकि वो आ गए हैं। तो फिर मास्टर जू कहता है कि नो प्रॉब्लम, तुम अपना दुश्मन को हराने के बाद हम लोग फिर से चाय पीना कंटिन्यू करेंगे, रास्ता दिखाओ तुम। तो फिर बॉस कहते हैं कि हाँ समझ गया। तो उसके बाद सभी लोग उस बोट के पास जाता है। तो उसके बाद उस बोट में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है डुआनजोंग। तो फिर बॉस डुआनजोंग को कहता है कि ए तुम आज हारने वाले हो। तो उसके बाद डुआनजोंग सीढ़ियों से उतारता और कहता है कि हे जू, ऐसा लगता है कि तुम आज सच में बहुत बहादुर हो, इन बच्चों को लड़ने के लिए बुलाया है, ये तुम्हारे लॉस है, आपके पास कुछ कमी थी, ये जीत फिर से मेरा ही होगा। तो बॉस कहते हैं कि सपना देखा बंद करो, आज मैं मास्टर जू को यहाँ बुलाया और तुम अभी भी सोचते हो कि तुम जीतोगे। डुआनजोंग उस शिप से जाम करके नीचे उतरता है और उसके साथ साथ और एक मास्टर नीचे उतरता है। तो फिर डुआनजोंग के मास्टर कहता है कि मैं बहुत सालों से बाहर नहीं आया हूँ, किसकी हिम्मत है मेरे सामने खुद को मास्टर कहने का। उसके बाद बॉस साहो मास्टर जू को कहता है कि इस बूढ़े आदमी को ईवो कहा जाता है, वो ऑलमोस्ट 60 का है और वो पहले से ही एक मास्टर है। और उसके बाद एक चाम मारकर ये वो बोट से उन लोगों के सामने आ जाता है और ये देखकर वो सभी लोग डर जाता है। तो मास्टर ये वो कहता है कि किसका हिम्मत है मेरे साथ लड़ने का। तो उसके बाद बॉस कहता है कि जू फैमिली ने जू फैमिली का अपमान किया। तो फिर मास्टर ये वो कहता है कि जू फैमिली के साथ क्या गलत हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा बात करने की। और तभी वो बॉस उनके गार्ड को कहता है कि उस पर अटैक करो और उसका गार्ड भी चले जाता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन मास्टर यूवो उन लोगों को चींटियों की तरफ मसल देता है। तो फिर मास्टर यूवो कहता है कि ये लोग मेरे सामने कीड़े हैं। और ये देखकर मिसू मूनन को कहती है कि तुम क्या सोचती हो। तो मूनन कहता है कि ये आदमी तुम्हारे लिए मैच नहीं करता है। और इस सिचुएशन को देखकर बॉस मास्टर जू के सामने मदद मांगता है। तो फिर मास्टर जू मास्टर यूवो को कहता है कि आप एक मास्टर बनना चाहते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा कि अच्छे बिहेवियर कैसे करें। तो उसके बाद मास्टर जू अपना शक्ति को इस्तेमाल करके मास्टर यूवो की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और अपनी पूरी ताकत से मास्टर यूवो को अटैक करता है। लेकिन मास्टर यूवो भी उसकी अटैक को रोकता है। और उसके बाद मास्टर यूवो अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करके पूरी ताकत से मास्टर जू को ऊपर मारता है और मास्टर जू एकदम दूर जाके गिरता है। और ये देखकर बहुत सोचता है कि ओ माय गॉड ये कैसे हुआ। और इधर मास्टर जू का हालत खराब हो जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी मास्टर जू के पास उसका एक स्टूडेंट दौड़ कर जाता है, कहता है कि मैं आपके घाव पर मरहम लगाता हूँ और उसकी पावर को इस्तेमाल करता है। तो फिर मास्टर जू कहता है कि क्या तुम सिर्फ कियानजुन हैमर को इस्तेमाल किया, तुम आधे ड्रैगन लोगों में से एक है, मुझे आज बहुत पीटा गया, मैं सिलेंडर कर दूंगा। और ये सब देखकर बॉस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो बॉस मास्टर यूवो को कहता है कि मास्टर आप एक बहुत ही अच्छे लोग हैं, प्लीज हम लोगों को जाने दीजिए। उसके बाद डुआनजोंग पीछे से आता है और हंसता है क्यों लाओजू कैसा लगा, ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूं। तो उसके बाद बॉस डर के मारे कहते हैं कि
डुआनजोंग, मैं एक छोटा लड़का हूँ, अगर आपको ये पोर्ट पसंद है तो हमें मत चोट पहुंचाना, इसे ले लो। तो फिर डुआनजोंग कहता है कि क्या आपको याद है जब मैं आपको घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था, क्या मैं अब आपकी फैमिली को देख सकता हूँ? उसके बाद डुआनजोंग के सामने बॉस अपने घुटने टेकता है। तो फिर से डुआनजोंग कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? अपने लोगों को कहो मेरे सामने झुकने के लिए, और उसे एक जोर से लात मारता है। और तभी बॉस सभी को कहता है कि हे तुम सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना घुटने टेको। उनके सभी गार्ड डुआनजोंग के सामने घुटने टेकता है। तभी डुआनजोंग की नजर मिस्सू और मूनन के ऊपर जाता है। तो डुआनजोंग कहता है कि हे तुम लोग क्यों झुक नहीं रहे हो? क्या तुम लोग मौत के तलाश में हो? तभी बॉस सोचने लगते है कि ये लड़का तो एक कौन आर्टिस्ट है और सिर्फ मास्टर को गुस्सा दिला रहा है। तो फिर उसके बाद मास्टर जू कहता है कि मैं सच में ये नहीं जानता कि ये बच्चा क्यों मरना चाहता है, वो अभी तक कैसे खड़ा है, यहाँ पर आ जाओ और अपने घुटने टेको। लेकिन किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं था कि मूनन ऐसा भी कहेगा। तो मूनन कहता है कि बॉस साहब, अगर मैं आपके लिए इन लोगों के साथ लड़ूं तो क्या आप मुझे 20 मिलियन दोगे? क्या आप सहमत है? और ये सुनकर बॉस साहब कहते हैं कि क्या? तो फिर डुआनजोंग कहते हैं कि क्या तुम सच में मतलबी हो? तो फिर बॉस साहब कहते हैं कि क्या तुम मुझे खरीदना चाहते हो बच्चे? और उसके बाद मास्टर यूबो सीधा मूनन को अटैक करने के लिए चाहता है और मूनन फिर भी वहाँ पर सीधा खड़ा रहता है। तो मास्टर कहता है कि गुड बॉय, मास्टर के सामने ऐसे ही रहना। उसे लग रहा था कि वो मूनन को आसानी से मार देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मूनन सिर्फ एक मुक्का मारता है और मास्टर यूबो सीधा जाके समंदर पर गिर जाता है, मानो कि कोई मैजिक हो गया और किसी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये देखकर मास्टर जू कहता है कि ये क्या हुआ? फिर से मास्टर यूबो समंदर से उठकर बाहर आता है। वापस आकर कहते हैं कि ये बच्चे इतने आसानी से मास्टर को कैसे हरा सकता है? और फिर डुआनजोंग वहाँ से भागने लगता है और कहते हैं कि मैं सोचूंगा भी नहीं ये कबर एक मास्टर है। और फिर मास्टर यूबो कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, लेकिन तुम मेरे दुश्मन भी नहीं हो, लेकिन तुमने आज मुझे शर्मिंदा किया, तो इसलिए मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ और मेरा नाम फिक्स करूंगा। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि तुम मुझे मारोगे? और मूनन गुस्सा होकर सिर्फ रेत से एक भाला बनाते हैं। और ये देखकर मास्टर यूबो सोचने लगते हैं कि एक रेत से ये कैसे बना सकता है। और मूनन सीधा उस भाले को मास्टर यूबो की तरफ फेंक देता है और वो जाके सीधा मास्टर यूबो को पीस में से चीर कर निकल जाता है। और ये देखकर सभी का मुंह खुला ही खुला रह जाता है। उसके बाद मूनन उस मास्टर के पास जाता है और कहते हैं कि क्या तुम अभी भी मुझे मारने के लिए प्लान बना रहे हो? इतना सब होने के बाद भी मास्टर चुप नहीं रहता है और कहता है कि तुम अगर बिजली हो तो मैं करकराहट, जब मैं वापस आता हूँ तो मैं वो हूँ जो आपको नष्ट कर देता है। हो सकता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकूं, लेकिन मेरे लिए कोई बदला लेगा। तो फिर बॉस देखता है कि डुआनजोंग उस बोट को लेकर भागता है। बॉस मूनन को कहता है कि मूनन उसे रोको, हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते हैं। तो मूनन कहते हैं कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जब मैं उन दोनों को हराया, क्या ये 20 मिलियन के लायक नहीं है? तो फिर बॉस कहते हैं कि 20 मिलियन, ऑफ कोर्स, अगर तुम उसे रोकते हो तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा। डुआनजोंग सीप से चिल्लाकर उन लोगों को कहने लगते हैं कि तुम लोग सिर्फ रुक जाओ, मुझे और भी कोई ताकतवर मिल जाएगा, मैं फिर से वापस आऊंगा और अब लोगों के शरीर को अलग कर दूंगा और मछलियों को खिला दूंगा। तो मूनन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथ से बचकर निकल जाओगे? मूनन की बात जब डुआनजोंग सुनता है तो डुआनजोंग मिडिल फिंगर दिखाकर कहने लगता है कि मैं इसे याद रखूंगा छोटे जानवरों, मैं तुम्हारे हाथ पार तोड़ दूंगा और फिर तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। तो ये सुनकर मूनन कहता है कि नाइस, तो तुम्हें तो पकड़ना ही पड़ेगा। और अपनी शक्ति इस्तेमाल करके हजारों मीलों दूर पर वो है और उसको वही से उसके पास ले आता है। तो फिर मूनन के सामने आकर डुआनजोंग कहते हैं कि क्या मैं अपने बोट पर नहीं हूँ? ये देखकर बॉस का मुंह खुला ही खुला रह जाता है और कहता है कि ये कौन सी पावर है, क्या वो इंसान भी है? और उसका गार्ड कहते हैं कि वो हजारों मीलों दूर पर था और फिर भी उसे कैसे पकड़ लिया? तो डुआनजोंग मूनन को कहता है कि आप महान है, आप मेरे सारे पैसा ले लीजिए और मेरा शिप भी ले लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तो वहाँ पर फिर बॉस आकर अपना पैर डुआनजोंग के सर पर ऊपर रखता है और कहते हैं कि आज तो भाग नहीं पाएगा। और इधर मास्टर ये वो मूनन को कहते हैं कि सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी पूरी लाइफ इसको सीक्रेट रखूंगा, प्लीज जाने दीजिए, मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। तो फिर मूनन कहते हैं कि हो सकता है कि आपने कोई गलती की है, लेकिन मैं ये सब कुछ शाओ के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद मास्टर यू भी अपने शरीर के अंदर जो वाला है उसको बाहर निकलता है और कहता है कि हाँ सर, हम लोग इस शहर में एक मूर्ति को दफनाने के लिए आए थे, इसका कीमत बहुत ज्यादा है, अगर आप मुझे जाने देते हैं तो मैं आपको वहाँ पर ले जाऊंगा। तो मूनन कहते हैं कि मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं जा रहा हूँ। मूनन उसके सैंड के भाले को गायब कर देता है और मास्टर यू भी वहीं पर गिर जाता है। तो फिर मूनन कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि जू शाओ को पीटा गया था, मैं इन दोनों को आपको सौंप दे रहा हूँ, मेरा मिशन पूरा हो गया है। तो फिर बॉस शाओ मूनम को कहता है कि सर मूनम, आपका पावर सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, प्लीज आप मेरे घर में आइए, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो फिर मास्टर जो मूनन को कहता है कि जो मास्टर से भी ऊपर है उसको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है और मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ मेरा अनकाइंडनेस बिहेवियर के लिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर मूनन कहते हैं कि मुझे इसका कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम खत्म हुआ, अभी मुझे पे करो। तो फिर उसके बाद बॉस शाओ मूनन को अपना कार्ड देता है और कहते हैं कि ये लीजिए आपका गिफ्ट 20 मिलियन यू और इसका पासवर्ड है 6। मेरे पास अभी भी जियांगशु के बारे में बात करने के कुछ है, अगर आपके पास टाइम है तो याद करके मुझे ढूंढ लेना। आप मुझे आपका कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? तो फिर मूनन कहते हैं कि देखो मेरे पास कोई सेल फोन नहीं है, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद बॉस मूनन को छोड़ने के लिए आता है और कहते हैं कि सर प्लीज इस दिस वे, और मूनन गाड़ी पर बैठकर चले जाता है और बॉस एक चैन के सांस लेता है। उसके बाद मूनन कार पे बैठकर उन सिक्कों को हाथ में लेकर सोचने लगता है कि ये कॉइन फ्यूचर में कोई यूजफुल नहीं है, लेकिन इस टाइम मुझे सबको सरप्राइज करना होगा, मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो मूनन को देखकर मिस्सू कहते हैं कि
क्या हुआ? आपका काम जब पूरा हो जाता है तब अच्छे मूड पे नहीं होते हैं। देखो चिंता मत करो, ये सब कुछ नॉर्मल है और मैं भी तुम्हारे जैसा पहले था। मूनन कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर चले आता है। तो मिस्सू कहती है कि ओके लेट्स गो, हम लोग दोबारा मिलेंगे फिर से। तो मूनन कहते हैं कि क्या तुम कुछ भूल रहे हो? तो फिर मिस्सू कहती है कि क्या भूली हूँ मैं? क्या तुम एक फेयरवेल हक चाहते हो? तो उसके बाद मूनन अपना हाथ आगे करते हो। तो मिस्सू कहती है कि तुम अभी भी मेरे 8 लाख की ऋणी है। जूसाओ ने पहले ही तुमको 20 मिलियन दिया है, लेकिन तुम फिर भी मेरे इस 8 लाख के ऊपर पड़े हो जिसका मैंने वादा किया था। उसके बाद मिस्सू अपनी कार्ड बाहर निकल कर देती है। खुद ही देख लो कहाँ से निकल कर दी है, इसको ले लो और इसमें मेरा शरीर का स्मेल भी है। उसके बाद मूनन उस कार्ड को लेता है और कार से उतर कर कहता है कि थैंक यू। उसके बाद मूनन आंटी टैन के घर के पास जाता है। सोचता है कि जाने से पहले मैं आंटी टैन के पास एक बार जाता हूँ और आंटी टैन की घर की डोर को नॉक करता है। उसके बाद मूनन घर के अंदर जाता है जहाँ पर आंटी टैन और लिंग यॉन्टन होती है। तो आंटी टैन कहती है कि मूनन तुम फाइनली वापस आ गए हो। तो फिर लिंग यॉन्टन मूनन से कहती है कि मूनन तुम कहाँ थी? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए हम लोग कितने चिंतित थे। तो फिर मूनन कहते कि मैं माउंटेन पर खो गया था और मेरा फोन भी डेट हो गया। तो लिंग यॉन्टन कहती है कि सच में तुम कहोगे और हम सभी लोग विश्वास कर लेंगे? तो फिर उन दोनों को बात काटते हुए आंटी टैन कहती है कि देखो ऐसे लड़े मत, तुम लोग बच्चे नहीं हो। मूनन वापस आ गया, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम इस इवनिंग में सेलिब्रेशन करेंगे, पहले तुम जाओ लेकिन देरी मत करना। तो फिर मूनन सोचता है कि आज लिंग यॉन्टन की बर्थडे है। फिर मूनन आंटी टैन को कहता है कि आंटी टैन आज मेरे स्कूल में 2 पीरियड है, तो मैं सबसे पहले स्कूल जाऊंगा। उसके बाद सीन चेंज होती है और क्वींची को दिखाई देती है जहाँ पर क्वींची कहती है कि क्या मूनन स्कूल पर वापस आ गए हैं? यस मैम, मुझे अभी भी कॉल आई कि मूनन स्कूल पर है और मैं श्योर हूँ कि वो स्कूल में वापस आ गए हैं, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो। तो फिर क्वींची कहती है कि मुझे घर ले चलो, मैं पहले कपड़ा बदलूंगा उसके बाद स्कूल जाऊंगा। तो फिर वो लड़की कहती है कि ओके ठीक है मैम। तो उसके बाद क्वींची सोचने लगती है कि शायद उसका हाथ अभी भी टूटा हुआ है, वो इतना जल्दी क्यों स्कूल लौटा? वो इडियट है, पहले अस्पताल नहीं जा पाया, जब वो लौटा उसने मुझे नहीं बताया, क्या वो मुझे ब्लेम कर रहे हैं? तो उसके बाद क्वींची अपने घर आ जाती है और घर आकर एक फास्ट एड बॉक्स लेकर फिर से वो गाड़ी में जाता। तो फिर वो लेडी क्वींची से पूछती है कि मिस आपको इतना पसीना क्यों आ रही है? मिस बहुत ही पागल है। तो क्वींची कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद मूनन को दिखाया जाता है लिंग यॉन्टन के साथ स्कूल पर। तो फिर उसके बाद लिंग यॉन्टन मूनन को कहते हैं कि मूनन तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर मूनन लिंग यॉन्टन को कहता है कि क्या है बताओ। तो लिंग यॉन्टन कहती है कि देखो झांग जुनपी आजाद आ रही है, वो बहुत ही घमंडी इंसान है, आप उसे उकसाना मत। तो फिर मूनन कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक अच्छा एडवाइस देता हूँ, वो एक अच्छा आदमी नहीं है और तुमको याद रखना चाहिए ये तुम्हारे भालों के लिए। तो फिर लिंग यॉन्टन कहती है कि देखो मैंने नहीं कहा कि उसके साथ क्या करना है, लेकिन आज मेरे जन्मदिन है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ लड़ो। देखो वो अगर मेरे साथ कोई भी गड़बड़ अगर नहीं करेगा तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करूंगा, ठीक है? मूनन लिंग यॉन्टन को साफ साफ कह देता है। तो फिर लिंग यॉन्टन मूनन के हाथ पकड़ती है और कहती है कि देखो तुम्हें अच्छा बिहेवियर करना सीखना चाहिए, चलो अभी कार में चलो। लेकिन पीछे से इन दोनों को क्वींची देख लेती है और क्वींची इन दोनों को गलत समझ रही थी और ये सब देखकर वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि वो क्या सोच कर आया और क्या हो रहा है। और ये देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो रही है, मेरा बॉडी सडनली क्यों इतना वीक हो गया। क्वींची धीरे धीरे गिरने लगती है, क्या वो घायल नहीं है, वो कहाँ जा रहा है? और तभी उसका पीए उसको पकड़ लेती है और कहती है कि मिस मैंने सुना है कि मूनन लिंग यॉन्टन नाम की लड़की के साथ पार्टी पर जा रही है। तो फिर क्वींची सोचती है कि उसके पास उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए टाइम, लेकिन वो जब वापस आए तब मेरे साथ मिलने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, ये इतना क्यों दुख दे रहा है मुझे। और तभी क्वींची को बहुत पसीना आने लगती है। तो उसका पीए कहती है कि मिस आपको इतना क्यों पसीना आ रही है? उसका शरीर भी बहुत ठंडा हो गई है, शायद ये जहर की वजह से हो रही है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी घर ले जाना चाहिए। उसके बाद क्वींची को घर ले जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और लिंग यॉन्टन को कार में बैठी हुई दिखाई जाती है। तो क्वींशन बाहर से लिंग यॉन्टन को कहती है कि लिंग यॉन्टन बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। तो क्वींशन लिंग यॉन्टन को कुछ कहने लगती है और इधर मूनन अपनी जेब से कार्ड निकालता है और सोचता है कि अनएक्सपेक्टेडली मैं मास्टर की जगह पर आ गया हूँ। उसके बाद झांग पेजुन को दिखाया जाता है जो एक लाभ सिंबल बनाकर उसके ऊपर खड़ा रहता है और लिंग यॉन्टन को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं देखा और मैं कल सपना देखा कि तुम मुझे याद कर रहे थे। तो लिंग यॉन्टन कहती है कि तुम वापस कब आई? तो फिर झांग पेजुन कहता है कि तुम्हारा जन्मदिन है और मैं ना आऊं, ऐसा नहीं हो सकता, और वैसे भी मैं तुमसे लंबे समय से दूर, तुम जिस यूनिवर्सिटी में एंट्री करना चाहते हो मैं भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। तो ये सुनकर लिंग यॉन्टन बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि सच में? तो फिर झांग पेजुन कहता है कि ऑफ कोर्स, और ये फूल तुम्हारे लिए है। तो फिर वो फ्लावर्स लेकर क्वींची कहती है कि हम दोनों लवर्स नहीं है, तुम मुझे ये फ्लावर्स क्यों दे रही हो? क्या ये मेरे जन्मदिन के लिए है? और ये सब कुछ देखकर सभी लोग हम दोनों को देखो। उसके बाद झांग पेजुन मूनन के पास आता है और कहता है कि हेलो मेरा नाम है झांग पेजुन, तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर मूनन ऐसा कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि मेरा नाम है मूनन। तो झांग पेजुन मूनन के साथ हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन मूनन अपना हाथ बाहर नहीं निकालता। तो ये
देखकर एक लड़का गुस्सा हो जाता है और कहते कि क्या वो नहीं जानता है कि कैसे हेयर स्ट्रेट करना चाहिए। तो उसके बाद झांग पिजन कहते इट्स ओके मूनन, सच में तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, चलो अंदर आ जाओ। उसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर जाने लगता है। तो फिर उस होटल के अंदर जाके झांग कहता है कि मैं इस जगह के बॉस को जानता हूँ, वो झांगशू के 3 अंडरग्राउंड बॉस में से एक है। मैंने सुना है कि इस जगह को एक दिन के लिए लेने के लिए 60 से 70 मिलियन देना पड़ता है, लेकिन फिर भी हर रात जगह भरे रहते हैं। हालांकि इसके लिए मैं 3 दिन पहले बुक किया। तो ये सुनकर क्वीनशर कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो और लिंग यॉन्डन कहती है कि तुम बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद झांग चेकिंग बॉक्स पर जाता है और जाकर कहते हैं कि हम लोग 12 बॉक्स बुक किए थे, क्या आप हमें वहाँ पर ले जाएंगे। तो फिर वो आदमी कहते हैं कि सॉरी 12 बॉक्स पहले से भरा हुआ है, लेकिन मैं आपका बॉक्स बदल दे सकता हूँ। तो ये सुनकर झांग गुस्सा होकर टेबल पर मारता है और कहता है कि क्या इस तरह से कोई बिजनेस करता है। और तभी उस होटल का आदमी गुस्सा हो जाता है और उनकी बॉडीगार्ड को बुलाने लगता है और वॉकी टॉकी पर बोलता है कि ए जल्दी आ जाओ, यहाँ पर एक आदमी प्रॉब्लम खड़ा कर रही है। और तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर कौन प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। तो फिर झांग उस आदमी से फिर से कहता है कि देखो हम लोग प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेंगे, मैंने 3 दिन पहले बुक किया था और एडवांस पे भी कर दिया था, आप प्लीज मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो फिर उस होटल का आदमी कहता है कि क्या आप नहीं जानते ये एक मेंबरशिप शॉप है और जिन लोगों के पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है वो लोग लाइन पर खड़ा रहे। तो तभी क्वीन शन को कुछ याद आती है। तो क्वीन शन कहती है कि हे रुको, हमारे पास एक मेंबरशिप कार्ड है, मूनन के पास एक मेंबरशिप कार्ड है। और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाता है और कहता है कि मूनन के पास मेंबरशिप कार्ड। होटल का आदमी कहते हैं कि हाँ, अगर उसके पास कार्ड है तो मेरे पास कार का ब्रांड है, पूछ भी। फिर मूनन को और एक दोस्त कहती है कि देखो इस लड़की का नाम एपिसोड पर कहीं पर भी नहीं लिया गया है, इसलिए इसका नाम मैं भी नहीं जानता हूँ, तो जब तक नाम नहीं जानेंगे ऐसे ही पुकारेंगे। तो वो लड़की कहती है कि देखो मूनन, कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, अगर तुम्हारे पास सच में मेंबरशिप कार्ड है तो उसे दे दो। तो उसके बाद मूनन कार्ड निकलता है और कहता है कि मेरे पास है। तो ये देखकर उस होटल का आदमी का मुंह खुला ही रह जाता है और कहता है कि ये सब मुझे दीजिए, पहले मैं देखूंगा इसे, ये तो प्लैटिनम कार्ड है। तो ये प्लैटिनम कार्ड देखकर वो होटल का आदमी थोड़ा घबरा जाता है। तभी झांग आकर भी कहता है कि हमें अभी अभी इमीडिएटली एक बड़ा बॉक्स दीजिए। तो फिर होटल का आदमी कहता है कि 1 मिनट रुकिए प्लीज, मैं अपना मैनेजर को कॉल करता हूँ। और उसके बाद वहाँ पर मैनेजर आता है और मैनेजर आकर कहता है कि कौन कस्टमर के पास प्लैटिनम कार्ड है, और सभी लोग मूनन की तरफ इशारा करता है। तो मैनेजर आकर मूनन को कहता है कि क्या ये कार्ड तुम्हारा है। तो मूनन कहता है कि सर कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मैनेजर गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम इस फेक कार्ड को कहाँ से खरीदा। तो ये सुनकर झांग, क्वीन शन और उस होटल का आदमी थोड़ा खुश हो जाता है और कहते हैं कि फेक कार्ड। तो फिर मूनन कहते हैं कि आप थोड़ा कार्ड को अच्छे से देखिए, ये फेक नहीं हो सकता। तो फिर वो मैनेजर गुस्सा होकर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, प्लैटिनम कार्ड में कम से कम 10 मिलियन प्री डिपोजिट होना चाहिए, मुझे हर कस्टमर का चेहरा याद है, क्या तुम इसके लिए पे करने के लिए तैयार हो। और उसके बाद मूनन को सभी लोग घूरने लगता है। तो झांग कहता है कि ये एक फेक कार्ड है और तुम सोच रहे हो कि तुम हमारे साथ रहोगे। तो क्वीन शन कहती है कि इस बार हम सभी लोग जेल जाएंगे। तो ये सब कुछ के बाद लिंग यॉन्डन में गुस्सा हो जाते हैं और कहती है कि मूनन ये कितना फनी है ना, तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट दिए बिना यहाँ पर नहीं आ सकते हो। मैनेजर कहते हैं कि हे बच्चे, तुम यहाँ पर एक फेक कार्ड लाने की हिम्मत करते हो, तुम्हें तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा, तुम सच में नहीं जानते हो कि इमिग्रेंट कौन है। और तभी उसका बॉडीगार्ड मूनन को पकड़ने के लिए आता है। तो तभी ठाक में जो वहाँ पर आकर कहता है कि एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। मैनेजर को कहते हैं कि मैं एक गोल्ड मेंबर हूँ और मैं मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था, तो मुझे एक अच्छा सा जगह दीजिए। तो उसके बाद मैनेजर उसे पहचान जाता है और कहते हैं कि ओ झांग पिजुन, आप रुके, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा जगह देता हूँ। और ये सुनकर वहाँ पर कुछ लड़का और लड़की झांग पिजुन की बहुत ही तारीफ करने लगता है और कहता है कि झांग शाओ, आपके पास सच में इमिग्रेंट कार्ड है, देखो इसके लिए आपको 3 मिलियन के एंट्री प्राइस देनी होगी। और एक लड़का कहते हैं कि ये ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास फेक कार्ड है, लिंग यॉन्डन की करीब आने की कोशिश कर रही है, वो सच में बहुत ही इम्प्रेसिंग है, मुझे लगता है कि वो लिंग यॉन्डन की पीछा कर रहा है। और ये सब कुछ होने के बाद लिंग यॉन्डन मूनन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर झांग पिजुन के पास जाती है और कहती है कि सच में लकीली यहाँ पर एक रियल मैन है। और तभी झांग पिजुन हाथ पर ताली देकर कहते हैं कि ऑलराइट एवरीवन, चलो हम लोग मजे करते हैं, ये मत भूलना कि हम लोग यहाँ पर लिंग यॉन्डन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। और उसके बाद लिंग यॉन्डन झांग की हाथ पकड़ती है और कहती है कि थैंक यू झांग पिजुन। पिजुन कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सभी लोग रूम के अंदर चले जाता है और सब लोग हाथ पे वाइन लेकर मजे करता है। फिर मूनन को वो लड़की पुकारती है और कहती है कि मूनन 1 मिनट के लिए बाहर आओगी। तो मूनन उसके साथ बाहर जाता है। तो फिर से वो लड़की मूनन को कहती है कि मूनन, क्या तुम लिंग यॉन्डन के लिए कुछ प्रेजेंट लाए हो। तो मूनन सर खुजाने लगता है और हंसता है। फिर वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं उसे सिर्फ 1 देना चाहता था, लेकिन मैंने 2 पैक करके लाया, तुम इसे रखो और उसे तुम बाद में दे सकते हो। तो उसके बाद मूनन उसे लेता है और कहता है कि थैंक यू। तो उसके बाद वो लड़की कहती है कि देखो मैं अंदर जा रही हूँ। और मूनन मोने मन सोचने लगता है कि तुम इतना अच्छे हो, मैं तुम्हारे हमेशा ख्याल रखूंगा। और तभी वो लड़की कहती है कि क्या हुआ। और तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की दौड़ के आती है, सीधा मूनन के साथ टक्कर खा जाती है। पीछे से मैनेजर आता है और मैनेजर आकर कहता है कि तुम कहाँ भाग रही हो, मैंने तुम्हें पूरा दिन फोन किया और मुझे बहुत खुजली हो रही है, मैंने जो आज आपको कहा वो एक ऑर्डर है और वो आपको करना ही पड़ेगा, और तुम भाग के एक बच्चे के पास जा रहे हो। तो फिर वो लड़की मूनन को कहती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे छेड़ना चाहती है। फिर मैनेजर कहते हैं कि तुम मेरे पास थी और भाग कर यहाँ पर आए, क्या तुम यहीं पर वो सब करना चाहते हो। अगर तुम इमीडिएटली मेरे पास नहीं आए तो तुमको काम से बाहर निकाल दिया जाएगा और कल से यहाँ पर नहीं आ पाओगे। तो फिर वो लड़की मूनन के पीछे छुप जाती है और कहती है कि नहीं मैनेजर साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तो फिर मैनेजर हंसकर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जॉब पाना इतना
इतना आसान है। तुम जितना समय मेरे कस्टमर के साथ बिताओगे उतना ही पैसा मिलेगा तुम। और बच्चे तुम अभी यहाँ से निकल जाओ और अपने काम से काम रखो और वापस चले जाओ। और मुनन फिर कहते हैं कि क्या आप मुझे कह रहे हैं, और मुनन उसका हाथ पकड़कर वही पर उसका हाथ तोड़ देता है। मैनेजर चीखने लगता है और फिर मुनन उसे एक लात मारकर दरवाजे के पीछे निकल देता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तो उसके बाद मुनन उस लड़की से कहते हैं कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो फिर वो लड़की वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। उसके बाद मुनन को कॉल आता है और मुनन उन लोगों के पास चले जाता है और जाकर देखता है कि सब लोग केक काटने के लिए तैयार हैं। उसके बाद मुनन उस गिफ्ट को लिंग यॉन्डन को देती है और कहती है कि हैप्पी बर्थडे। लिंग यॉन्डन भी उसे थैंक यू कहकर लेती है। तभी अचानक क्वीन शन वो गिफ्ट छीन लेती है और कहती है कि ये एक बहुत ही गरीब लड़के का गिफ्ट है, ये बहुत ही अजीब हो सकता है, इसे छोड़ दो। देखो झांग शाओ ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। तो उसके बाद लिंग यॉन्डन वो गिफ्ट खोलकर देखती है और कहती है कि क्या है ये। और ये सब कुछ देखकर मुनन को अंदर ही बहुत ही दुख पहुंचता है और इतने सारे लोग होने के बावजूद भी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद मुनन उस घर के अंदर से बाहर आता है और तभी अचानक उनके सामने मैनेजर आ जाता है कुछ बॉडीगार्ड के साथ। तो मैनेजर उसके बॉडीगार्ड से कहता है कि यही बच्चा है जिसने मुझे मारा था, मारो इसको। और उसके बाद उसके बॉडीगार्ड मुनन को मारने के लिए जाता है और घर के अंदर इस लड़की को दिखाई जाती है जो सोचती है कि मुनन कहाँ गया। तो वहाँ पर एक लड़का होता है, वो कहता है कि उसका कौन केयर करेगा। मुझे लगता है कि वो झाओ का गिफ्ट देखकर शर्म के मारे यहाँ पर नहीं रह पाया। वो सस्ता चीज देकर लिंग यॉन्डन पर चांस मारना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि झांग शाओ उसको अपना दुश्मन समझते हैं। तो वो लड़की उन लोगों की बात को परवाह नहीं करती है और मुनन को ढूंढने के लिए बाहर दरवाजा खोल के जाती है। और तभी देखते हैं कि मुनन कुछ प्रॉब्लम में है। तो फिर से वापस आकर कहती है कि हे गाइस, मुनन थोड़ी प्रॉब्लम में है। और मुनन को देखने के लिए सभी लोग बाहर जाता है और बाहर आकर देख रहे हैं कि मुनन सारे के सारे बॉडीगार्ड को मार दिया है। तो ये सब कुछ देखकर लिंग यॉन्डन मुनन के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो तभी मैनेजर कहते हैं कि ये कुत्ते ने मेरा हाथ तोड़ दिया, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तो तभी मैनेजर के सामने झांग पेजुन आता है और कहता है कि मैनेजर, ये मेरा दोस्त है, एक ही जगह पर हम लोग थे, आपके साथ क्या हुआ प्लीज क्लियरली बताएंगे। तो फिर मैनेजर के पीछे से वो लड़की आती है। तो मैनेजर उस लड़की को देखकर कहता है कि देखो बच्चे लोग, मैं एक्चुअली बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों को जाना चाहिए कि ये क्या से हुआ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो बच्चा जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, उस लड़की को घूरता रहा और उसको घसीट कर बाथरूम पर ले गया। लेकिन मैं जब उसे बचाने गया तो अनफॉर्चुनेटली वो मेरा हाथ तोड़ दिया। मैनेजर की ये बात सुनकर वो लड़की कहता है कि नहीं, मुनन कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। तो फिर उस लड़की के साथ देते हुए लिंग यॉन्डन भी कहती है कि देखो मुनन की इतना हिम्मत नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। तो फिर मैनेजर कहते हैं कि इम्पॉसिबल, मैंने कभी भी ऐसा यंग लड़का नहीं देखा जो नशे में आकर कुछ नहीं किया है। देखो लड़की अभी भी यहाँ पर है, तुम लोग चाहो तो उसे पूछ सकते हो, तुम यहाँ आ जाओ। तो फिर मैनेजर उस लड़की को थोड़ा अलग अंदाज में कहते हैं कि इन सभी को बताओ कि क्या हुआ। और उस लड़की की कान में कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, चलो बढ़िया सब परफॉर्मेंस दिखाओ। तो फिर लड़की एक्टिंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि उसने मुझसे नंबर मांगी लेकिन मैं नहीं दिया, और उसके बाद और फिर वो मुझको खींचकर बाथरूम पर ले गई। और ये सुनकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मुनन ऐसा काम कैसे कर सकता है। तो भी लिंग यॉन्डन बहुत गुस्से में आकर कहती है कि मुनन तुम। तो फिर मुनन उस लड़की से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचाया, तुमने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा, लेकिन ऊपर से मुझे फंसाया। और लड़की कहती है कि नहीं और रोने लगती है। तो क्या होगा मुनन के साथ हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड पे। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।